अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज 27 अक्टूबर का दिन है और 27 अक्टूबर का दिन कश्मीरी और पाकिस्तानी यौम स्याह मनाते हैं। और ये यौम स्याह उस दिन की याद दिलाता है हमें कि जब 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने गासिबाना तौर पर और अपने मज़मूम अज़ाइम के तहत कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतार दी थी कानूनी तौर पर और कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया था। अब कश्मीर की जो आवाम थी वो ज़ाहिर है ये चाहती थी, और मुस्लिम अक्सरियती इलाका था तो कानून के मुताबिक उसे पाकिस्तान में आना था। लेकिन महाराजा हरी सिंह जिसने ये चाहा कि वो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करे और फिर उसके बाद उसने हिंदुस्तान का जो नई रियासत जो थी उससे फ़ौजी मदद तलब की और उस मदद के तहत हिंदुस्तान ने कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतार दी। और आज भी तकरीबन 10 लाख के करीब फ़ौजी ऐसे हैं जो कि कश्मीर में मौजूद हैं और कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 2019 में जब अगस्त के महीने में 5 अगस्त बिल्कुल आर्टिकल 370 और 351 जो है वो रिवोक कर दिया गया। यानी कि ये वो आर्टिकल्स थे कि जो कश्मीरियों को इस चीज़ का हक देते थे कि उस इलाके में उनकी सरजमीन पर सिर्फ वही ज़मीन की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, सिर्फ वही उसके हकदार हैं और वही उसके ज़मीन के मालिक हैं। कश्मीर का जो कि ख़त्म कर दिया गया और हम पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं इस हवाले से। लेकिन मसला ये है, आज जैसे अब 2 दिन से इस्लामाबाद में हम निकले तो पोस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे बैनर्स लगे हुए हैं जिसके अंदर कश्मीरियों के साथ जो यकजहती का इजहार है वो किया गया। लेकिन बात पोस्टर लगाने से आगे जानी चाहिए। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, ये हुक्मरान और हमारी अशराफिया और हमारे जो थिंक टैंक्स और हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें क्या पता, हम तो ज़ाहिर है उस लेवल पर नहीं है। लेकिन आप उस मनसब पर फाइज भी हैं और अक्ल के भी उस दर्जे पर हैं। तो 1947 वैसे तो मनसब पे होने का मैं कोई तो वो नहीं खैर है वो कि पॉजिटिव उसमें बात कर रहा हूँ ना कि बिल्कुल। मनसब भी है और अकल भी है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो अपने आप को चलो यूं कह लें ना। लेकिन जो ऑन द वो क्या कहते हैं ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स बिल्कुल जो यानी कि दरमियान में उस मौजू के दरमियान में बैठा हुआ है और जो ये फैसले कर सकता है, जो पॉलिसी बना सकता है या जो कोई हिकमत अमली तैयार कर सकता है, उसे ये सोचना है कि सिर्फ बातें करनी है, सिर्फ पोस्टर लगाने हैं या उसके अलावा कोई अमली इकदामात भी करने हैं। बिल्कुल। तो आज का दिन कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन। आगे बढ़ते हैं जी, 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। गजा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,000 से मुतजावज़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली भी इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए इक़दाम करने में नाकाम। सर्दियों में गैस न सिर्फ महंगी बल्कि नायाब भी हो जाएगी, वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने खबरदार कर दिया। बिजली कंपनीज के अफसरान को मुफ्त बिजली के बजाय रकम देने का फैसला, समरी मंजूर। इलेक्शन कमीशन का काबीना से जानिबदार अरकान को हटाने के लिए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस भेजने का फैसला। यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को अपने मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का छठा मुकाबला मद्दे मुकाबिल जनूबी अफ्रीका होगा। वर्ल्ड कप में श्रीलंका के हाथों इबरतनाक शिकस्त, इंग्लैंड का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया। इसराइल के लिए जासूसी, कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को सजाए मौत सुना दी। अमेरिका में शिमाली कैरोलिना के घर से गोलियां लगी, 5 लाशें बरामद। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब बात करते हैं कुछ मज़ीद ख़बरों की। और सबसे पहले तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन, बहुत अहम दिन। और आज क्या होना है ये मैं आपको बता दूं। बताएं जी, पता है आपको? बताएं। आज वैसे तो मेरा ख्याल है कि मैं उससे बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार करूंगी। अच्छा। और जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। हाँ। और मैं छोड़ती हूँ आवाम पर। हाँ। और अल्लाह ताला के फैसले पर। हाँ। और मैं उससे बिल्कुल कतई ताल्लुकी करके घर में कोई और चीज करूंगी। मैं कुछ भी कर लूंगी, मैच नहीं देखूंगी। मैं मैच नहीं देखूंगी। तय कर लिया आप? बिल्कुल। चलो ये फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपने मैच देखा है नहीं देखा। साउथ अफ्रीका के साथ तो मैच देखना वैसे ही अच्छा, अंदाजा लगाएं कितने रन बनाएगी साउथ अफ्रीका की टीम अगर पहले बैटिंग करेगी तो? 300 तक तो बनाएंगे। 300 तो हो ही जाएगा। 300 तो कोई मसला ही नहीं है। 300 वो 40 ओवर में बना लेंगे। उस सूरत में कह रही हूँ कि पाकिस्तानियों का भी कुछ पता नहीं चलता ना, कहीं कोई ऐसी बॉलिंग हो जाए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड जो है हम आपको बताएंगे। वो आउट शाउट कर दे, टाइमली आउट कर दे, उनका स्कोर रोक ले,
या कोई फील्डिंग में ऐसे बहुत कमालात हो जाएं कि कैचेस वैचेस पकड़ लें, इसकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी एक इसलिए मैं थोड़ा सा सेफ खेल के 300 के आसपास, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, नीचे आने के इम्कानात कम है, वैसे 300 से ऊपर ही आप अपने मार्जिन को रखिएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा? ये तो आप बताएं, सब मैं वही बताऊं करेगा क्या? जब तक करता है, और क्या करेगा। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, क्रिकेट पर हम थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे कि बुनियादी तौर पर आज का जो मुकाबला है पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने सारे मैच जीतने अब, और सारे मैच पाकिस्तान क्या जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, एक बहुत बड़ा इस पर सवालिया निशान है। बहरहाल ये एक खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि इंग्लैंड जो है वो हार रहा है। हम फिर ऐसे ही खुश हो सकते हैं, भाई क्या करें, वर्ल्ड चैंपियन हार रहा है। देखो कल श्रीलंका ने भी उसको कितने बुरे तरीके से हारा, इबरतनाक शिकस्त जो है वो हुई, तो बस वो हार रहा है तो हम उसकी हार में खुश हो जाए, सिंपल, क्या करें। हाँ, हालांकि उन्हीं का खेल है बनाया हुआ। नहीं, खेल तो उनका है, बिल्कुल पहली मरतबा वो बेचारे वर्ल्ड चैंपियन बने, किस तरह बने थे ये भी हम सब जानते हैं कि कितना जो है वो मुश्किल तरीन मुकाबला था, कि एक कंट्रोवर्सी आखिर में भी क्रिएट हो गई। अजीब एक बेवकूफ़ाना फैसला कि जी चूंकि इन्होंने चौके ज़्यादा मारे हैं तो इनको चैंपियन बना दो। यार ये कौन सा तरीका है, बाउंड्रीज ज़्यादा है तो मतलब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पास 100 रुपए का एक नोट है और मेरे पास 1-1 रुपए के 100 नोट है, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा है। ये बिल्कुल वैसा किया था ICC ने। बहरहाल खैर मज़ाक़ खेज़ हरकतें जो हैं वो सारी दुनिया करती है, होती रहती हैं, बिल्कुल। तो क्रिकेट पर हम आपसे आपकी राय लेंगे, फ़ोन कॉल्स पर बात होगी, और आपने जो दिल की भड़ास निकालनी है अच्छे खूबसूरत प्यारे अल्फाज में वो निकाल लीजिएगा। एक दिल की भड़ास निकाली है शहजाद रॉय ने जी, और बड़ी कमाल भड़ास निकाली, बड़े तरीके से उन्होंने बात अपना पॉइंट जो है वो सामने रखा है। ये जो है गए हुए अमेरिका, और शहजाद रॉय आजकल अमेरिका की सड़कों पर हमें फिरते टुरते नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने एक वीडियो बनाई है, और अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, उन्होंने, बल्कि पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर उस पर हम तबसरा करेंगे, हमें क्या बोलने की जरूरत है, सुनाए, दिखाएं। अमेरिका के गटर के ढक्कन भी इंडिया बना रहा है, तो सोचिए और क्या क्या बना रहा है। अमेरिका के गटर के ढक्कन भी अगर इंडिया बना रहा है तो सोचें और क्या क्या बना रहा होगा। गटर के ढक्कन पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ था, मेड इन इंडिया लिखा हुआ था, और बड़ा इंटरेस्टिंग कि इन्होंने भी चलते चलते वो स्पॉट कर लिया, पढ़ लिया, हालांकि बड़ा मुश्किल है, मतलब नीचे देख के चलते हैं ना वो ऊपर देख के नहीं चलते, वो अच्छा आदमी है बंदा जो है ना, वो नीचे देख के जमीन की तरफ। आप न्यूयॉर्क में फिर रहे हो तो आप ऊपर ही देखते हैं ऐसे, अच्छा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल। उनकी जो खास बसें, उन बसों में खास तौर पर छत जो है वो शीशे की है, ताकि रात को जब वो बसेस चलें तो आपको छत से लाइटें नजर आए। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे सोचा हुआ है अपने टूरिज्म के हवाले से। ऐसा होता है अमेरिका, ऐसा होता है अमेरिका। अच्छा चालू। लेकिन गटर के ढक्कन जो है उनके वो भारत बना रहा है, और उन्होंने कहा कि जहां आलमी मालियाती इदारे IMF ने ये बात वाजे की है कि साल 2027 तक इंडिया, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की जो तीसरी बड़ी मईशत जो इकोनॉमिक पावर होगी वो इंडिया बन जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में एक बड़े मंजाइया से, क्यूट से अंदाज में शहजाद रॉय ने अपना जो है वो दिल की भड़ास भी निकाली है, और खासी अच्छी लोगों को ये वीडियो बड़ी पसंद आई उनकी, और वीडियो पर पोस्ट करते हुए बड़े लोगों ने पसंद क्या आई, लोगों को बड़ी शर्म आई इसको देख के। हाँ बिल्कुल, उनके दिल की बात एक्चुअली इन्होंने की है, और इसमें वो अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की सड़क पर मौजूद हैं, और ये वीडियो इन्होंने लगाई गटर के पास खड़े होके, और मेड इन इंडिया जी ढक्कन पे उसके लिखा हुआ था, और बस हम ढक्कन ही रह गए। बस लोगों ने नीचे एक तबसरा ये भी किया हुआ था कि भाई उनके ढक्कनों को छोड़ दो, अपने ढक्कनों की फिक्र। ढक्कन जो है वो तो खुले हुए हैं आजकल सब, बिल्कुल तो बस ये खुलकर सामने आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या वो बना रहा होगा भारत, और नहीं बहुत कुछ बना रहा है, बहुत कुछ बना रहा है, और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो दुनिया को बेवकूफ़ भी बना रहा है कि किस तरीके से उसने, जो हमने आज बात की कश्मीर के साथ किया है। दुनिया वो, खैर दुनिया को पता है, दुनिया को ये भी पता है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, दुनिया जो है वो सुनती नहीं है, दुनिया बिल्कुल देखती नहीं है, क्योंकि दुनिया के अपने इंटरेस्ट है। अब वो जो अरब TV जो है वो क्या, अल जज़ीरा जो है, अल जज़ीरा के एक सहाफ़ी के साथ आप देखें ना क्या हुआ वहाँ पर, उस बेचारे की पूरी फैमिली जो है वो ख़त्म हो गई, और उसकी अहलिया, उसका बेटा, उसकी बेटी बुध की रात एक इसराइली फ़ज़ाइली हमले में शहीद हो गए। वाइल अल हदू उसका नाम है सहाफ़ी का, अल-दहदू, और उसके जो है पूरा ख़ानदान उस वक्त शहीद हुआ जब ये गज़ा की इसराइली जारियत की नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग कर रहा था। ये बंदा रिपोर्टर है, उसके ख़ानदान वाले को मारा गया है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ब्लिंकन, उसने कुछ दिन पहले कहा था कि वो अल जज़ीरा चैनल को लगाम दें,
तो कतरी हुकाम को उन्होंने ये बात की थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो लगाम दे, एक कतरी हुकाम ही तो है तुम्हारे जो खड़े वालिद में साहब का चैनल है जो उसको लगाम दे, और एक अल जजीरा ही तो है कि जो इनको बेनकाब कर रहा है और जो इनके बारे में सारी बाकी सारे तो खरीदे हुए तुमने प्रॉपर खबरें, यानी कि दोनों दूसरे साइड की भी स्टोरी, वरना तो दूसरे साइड की स्टोरी आ ही नहीं रही है। बच्चे भी सिर्फ इसराइल के ही पैदा होते हैं, उन्हीं के हैं और उन्हीं के मरते हैं, उन्हीं की खवातीन भी हैं जो तकलीफ सह रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं। दूसरी साइड पे तो ना बच्चे हैं, ना खवातीन है, ना बुजुर्ग हैं। तो ये खैर सूरत तो बस वो उस हुक्म पर अमल ना किया और बेचारे वाइल अल-दहदो को कीमत अदा करनी पड़ी। और हमास के ज़ेर इंतज़ाम वजारत सेहत का कहना है कि इस फ़ज़ाई हमले में 25 अफराद शहीद हुए थे और वाइल जो है वो अपने ख़ानदान को शुमाली गज़ा से नसीरात मुंतकिल किया था, क्योंकि इसराइल की जानिब से वो इलाके वालों को इंतबाह किया गया था कि हमास के जंगजुओं के खिलाफ मुतवक्किल कार्रवाई से कबल शुमाल की तरफ चले जाए। लेकिन बहरहाल बाकी अफराद भी जो उसके ख़ानदान के थे वो भी तमाम शहीद हो गए। और अरब TV की जानिब से नशर की गई लाइव जो फुटेज थी उसमें वो वाइल जो है वो अपने ख़ानदान की अफराद की लाशें जब उन्होंने अस्पताल में देखी तो वो ज़ाहिर है उनकी जो सूरत हाल है, जो आंखों से उनके आंसू निकल रहे हैं, हम सब के सामने। फॉक्स न्यूज़ क्या कर रहा है, उसके ऊपर वीडियो क्या चली है वो ज़रा देखते हैं, वीडियो आपको बताते हैं। फिर ये वीडियो क्या बता रही है, इसके अंदर बात ये कर रहा है कि ये देखो ये कुत्ता है जो हमास ने बमबारी की थी ना, तो ये जो है वो ये कुत्ता जो है बेचारा ज़ख्मी हो गया और हमने इसको जो है वो रेस्क्यू कर लिया। तो ये कुत्ते जो है वो रेस्क्यू हो रहे हैं। कुत्तों की जान की कीमत बहुत है इसराइलियों के नज़दीक, लेकिन जो फ़लस्तीनी हैं उनके बच्चे मर रहे हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो मीडिया ये कह रहा है कि जी ये कुत्ते जो हैं वो जानवरों के ऊपर देखो बेचारा कितना सहमा हुआ ये कुत्ता है। ये इसके अल्फाज इस तरह के थे कि कितना सहम गया ये कुत्ता। अरे इंसान मर रहे हैं, इंसान नहीं सहम रहे, लेकिन नहीं, ये ज़हनियत है इन लोगों। एक वीडियो मैंने वो देखी कि फ़लस्तीन में एक बच्ची बाप के साथ अपने जो है वो खेल रही है और बातें कर रही है, तो उसका बाप, और ज़ाहिर धमाकों की आवाज़ें पीछे से आ रही हैं, तो उसका बाप उसको खिलाने के लिए और बहलाने के लिए ताकि उसके जहन में वो डर ना बैठे, वो कहता है जब भी धमाका होगा तुमने हंसना है, जब तुम्हें ये आवाज़ आएगी तुमने हंसना है। हाँ, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। और ये वीडियो बहुत चली सोशल मीडिया पे, तो वो जब पीछे से आवाज़ आती है धमाके की तो वो बाप भी हंसता है और बेटी भी हंसती है, छोटी सी बच्ची है उसकी गोद में, और वो भी हंसती है, और फिर धमाका होता है, वो भी हंसता है और बेटी भी हंसती है। अंदाज़ा लगाएं कि बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या इम्प्रेशंस लेके वो अपनी ज़िंदगी में बड़े होंगे। अल्लाह ताला उनकी उम्र करे और उनको हिफाजत से रखे, लेकिन क्या इम्प्रेशंस होंगे दुनिया के इंसानों के। एक तरफ माँ बाप अपने बच्चों को सबसे संभाल के ख्याल से कुछ ना हो इनको उस तरह से रखते हैं, और दूसरी तरफ बच्चे देख रहे हैं कि भाई ये सड़क पे लोग पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं, हमारी बिल्डिंग्स क्यों गिर रही हैं अचानक से, मतलब चलते चलते क्यों कोई बिल्डिंग ढह गई उनके सामने। ये सारे इसी तरह के हैं कि इसराइल, भारत ये सब इसी तरह की हरकतें करते हैं। ये कतरी अदालत ने जो भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई है, कतर के, और हम कलभूषण को पाल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कि उन्होंने सजाए मौत सुनाई है। भारतीय बहरिया के जो साबिक एहलकार थे उनको 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी पर जेल भेजा गया था, और भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराम करती रही। पूरा वहाँ पर एक जासूसी का नेटवर्क बनाया गया था। जासूस एहलकार जो है वो दाहिरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोजें बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे थे, और कैप्टन नुतेज सिंह है, बरिंदा कुमार वर्मा है, सोराब दुष्ट है, कमांडर अमित निकबाल है, जी परिंद तिवारी है, सदनाकर पकाला है, संजीव गुप्ता है और मल्ला राजेश, ये 8 लोग हैं जिनको सजाए मौत दी गई है। और भारत के जो जासूसी के नेटवर्क्स हैं वो दुनिया भर में एक अरसे से बिल्कुल, और ये दोनों बिल्कुल ये और मुसाद वगैरह ये सब साथ इकट्ठे काम करते हैं। और कलभूषण को हमने गिरफ्तार किया था और बस किया था, ठीक है, और क्या वो जी रहा है, बस वो जी रहा है। और अब देखते हैं कि ये इनके सफारती ताल्लुकात का क्या होता है। वहाँ पर जो कनाडा वाला मसला हुआ था उस पर तो कनाडा खामोश हो गया, मतलब यही होना था, यही होना था। कनाडा जितने भी पावर वाले हैं वो सब ऐसे ही खामोश हो गया, जिसकी उस वक्त पुष्टपनाही की थी अमेरिका ने, तो बस फिर ऐसे ही होता है। ये वहाँ पर भी इलेक्शंस आने हैं, हाँ। और उसने भी शोर शराबा मचाना है कि भाई देखो मुझे तो अपने लोगों का बड़ा एहसास है। और मस्जिद में, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग एक फुटेज आई थी कि वो मस्जिद में भी चला गया था, वहाँ पर लोगों ने, मुसलमानों ने वो खुतबा वगैरह अपना दिया, लोगों ने अपने मैसेजेस दिए और उसको कहा कि बेटा आप तो चलते बने, आप इसराइल की हिमायत कर रहे हैं और आप हमारी मस्जिद से जो है वो बराए मेहरबानी तशरीफ जो है वो ले जाएं। तो वो फिर चले गए। जस्टिन ट्रूडो साहब की ये मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, ये भी बड़ी मशहूर स्टोरी थी, आई है सोशल मीडिया वगैरह पर। हाँ। अच्छा, अगर आपको टूरिज्म वगैरह करना है ना तो आप श्रीलंका ये जाएं, बड़ा भाई उन्होंने इंटरेस्टिंग काम किया, ये भी हम आपको बता दें।
हाँ, बताते हैं कि श्रीलंका ने पाकिस्तान समेत 7 मुल्कों के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री जो है उसकी मंजूरी दे दी है। श्रीलंका ने के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अली साबरी, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि श्रीलंका की जो काबीना है उसने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड को 31 मार्च 2024 तक एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुफ्त वीज़ा जारी करने की भी मंजूरी दी है। और इस हवाले से श्रीलंका वज़ीर ख़ारजा जो है उनके एक बयान में कहा गया कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके तहत 31 मार्च तक 7 ममालिक की आवाम के लिए मुफ्त वीज़े की सहूलत जो है वो दी गई है। अच्छा, अब इसको लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और इसकी खबर भी हमने सोचा कि हम ढूंढें, लेकिन वो भी हमें प्रॉपरली मिली नहीं कि क्या ये वीज़ा फ्री है या ये फ्री वीज़ा है। अब ये एग्जैक्टली वो फ्री वीज़ा होगा, वीज़ा फ्री नहीं होगा। हाँ, वीज़ा फ्री से मुराद ये है कि उस मुल्क के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फ्री वीज़े का मतलब ये है कि ज़ाहिर है आपको उसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ती वीज़े की। तो वीज़ा आपको चाहिए, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट के तहत मुफ्त वीज़ा जारी किया जाएगा। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वीज़ा आपको बगैर फीस के दिया जाएगा। हाँ, वीज़ा तो आपको लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जी, ये हो गया। फिर उसके अलावा कराची में एक मामला हुआ है और बड़ी डकैतियाँ पड़ रही थी भाई शादियों में। तो जो शादियों में डकैतियाँ पड़ रही थी उसके हवाले से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई ये मामला क्या है और कुछ मुजरिमान को पकड़ा गया है। वो बुनियादी तौर पर सिर्फ वही जगहें जहाँ पर वो घरों में तकरीबात वगैरह होती थी, अच्छा, उन्हीं को टारगेट करके वो ये करते थे, अपने कार्रवाई अपनी सारी करते थे। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आएंगे तो फिर इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे कराची की सच्चल थाने के जो पुलिस वाले हैं उन्होंने उस हदूद में पकड़ा है जी कुछ मुलजिमों को, और मुलजिम जो मेन है उसका नाम है यासिर, और उन्होंने इंकशाफ क्या किया है कि वीडियो बयान बेसिकली तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो बेसिकली उस पर आया। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ शादी वाले घरों में वारदात करते थे। ये उन्होंने एक टेक्निक बनाई हुई थी भाई, शादी वाले घरों में वारदात करते थे, जहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हों वहाँ पर हम जाते थे, उसकी रैकी करते थे, डकैती के लिए कार रेंट पे लेते थे और उसके बाद वहाँ पर जाकर हम कार्रवाई करते थे। बिल्कुल 1.5 साल से बहरिया टाउन में हमने डकैती की 1.5 साल कबल, और फिर उसी गाड़ी पर हम वहाँ पर डकैती करने के लिए दोबारा गए तो वहाँ की सिक्योरिटी ने हमें पकड़ लिया। तो क्योंकि वो वही सेम गाड़ी लेकर गए थे, और 1.5 साल वो जेल में रहने के बाद केस से बरी हुए। 1 महीना पहले वो जेल से वापस आए और उसके बाद दोबारा कार रेंट पर लेकर सच्चल की हुदूद में पहली डकैती की इन्होंने। और मुलजिम बयानात जो है वो मुलजिम जो है वो सोसाइटी का चक्कर लगाया, बयानात के मुताबिक कि हमने पहले सोसाइटी का चक्कर लगाया, फिर बारात वाले घर जो हैं वो हमने जाकर देखे, और बारात वाले जा रहे थे लेकर, बारात जैसे ही निकली हम घर में घुसे, और घर में घुसने के बाद हमने 1 करोड़ मालियत से ज़ायद का सामान वहाँ पर लूटा, और फरार होते वक्त जो है वो पुलिस हमारे पीछे लग गई, और उस मुकाबले में हमारा जो साथी था राशिद वो मारा गया, और पुलिस ने जो है वो हमसे फिर सारा सामान जो है वो बरामद कर लिया। अब ये देखें, ये अब आप पकड़ लिया, छूट गया और फिर पकड़ लिया, अब फिर छोड़ दो, कब पता नहीं कब फिर छोड़ दो यार, छोड़ दो फिर छोड़ दो एकदम। चल बहरहाल ये बात थी जो रह गई थी, ये हमने बतानी थी, बड़ी थी कि भाई बिल्कुल। और ये सारा आपको जो वीडियो में नजर आ रहा है ये सारा माल बरामद किया है इन लोगों से जो इन्होंने चोरियां की हुई थी और डकैतियां डाली हुई थी यहाँ वहाँ। तो ये सारी बताएं मत कि भाई आपके घर में कोई शादी हो रही है या कोई तकरीब हो रही है, फिर यही करें फिर लोग नहीं। उन दिनों में लोगों को ये ज़ाहिर है हमारे मुल्क का ये कोई पहला वाक़या ऐसा थोड़ी है। लोग बहुत सारे शादियों के घरों में अपने मुलाजिमीन जो हैं वो मिले हुए होते हैं, वो बताते हैं भाई घर में शादी आ रही है ये वो। तो उन घरों वाले भी लोग भी इतने आकिल ज़रूर हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि लोग बड़ा ख्याल रखते हैं, पहले से अपनी सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम करते हैं, और घर में उन दिनों में कुछ नहीं रखते। घर में कुछ नहीं रखते, ज़ाहिर है जो दुल्हन ने पहनना है जो भी है वो सब लॉकर शॉकर है, लॉकर गए लेके और आगे। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन ये है कि चलो जी क्रिकेट पर आते हैं, छोड़ो ये बातें, डकैती वकैती की बातें छोड़ो, क्रिकेट की बातें करते हैं। आवाम से बातें करेंगे क्रिकेट की हम, और फ़ोन लाइन्स ऑन कर दें, आवाम की कॉल्स ले लें। और पाकिस्तान में आज इस वक्त जो है वो तमाम लोग उनकी जो तवज्जो है वो है क्रिकेट की तरफ। पाकिस्तान में मुकाबला साउथ अफ्रीका, कोई तकरीबन देखिए इस वक्त 9:30 बज रहे हैं ना, 1:30 बजे ये मैच शुरू होगा। तो तकरीबन 4 घंटे हैं, और 4 घंटे बाद ये दोनों टीमें उतरेंगी मैदान में। चेन्नई का ये मैदान है, चेन्नई के मैदान में ये दोनों टीमें उतरेंगी, और देखते हैं कि क्या करती हैं ये दोनों टीमें। अच्छा, साउथ अफ्रीका का मामला ये है कि साउथ अफ्रीका जो है वो मशहूर है ख़ास नाम से मशहूर है साउथ अफ्रीका, वो है चोकर्स।
क्योंकि वो बड़े बड़े टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी कारकर्दगी देते हुए अचानक से चौक कर जाते हैं। बिल्कुल जी 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 जी, ये उनकी हिस्ट्री रही है और हमेशा की ये हिस्ट्री रही है। अच्छा जी बिल्कुल। तो अब वो ये लेबल अपने आप से उतार पाएंगे या नहीं? अच्छा, हम इस लेबल का फायदा उठा पाएंगे या नहीं? जी हम हैं अनप्रेडिक्टेबल, हमारा तो लेवल है ही, हमारा तो लेवल बस बन ही गया है। ये वर्ल्ड कप के मैचेस की बात की जाए तो 5 में से 3 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, पाकिस्तान ने जो 2 जीते हैं, और ओवरऑल अगर मैचेस की बात की जाए तो भी 82 मैचेस हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर भी काफ़ी पीछे है। अच्छा, लेकिन वैसे टीम जो है साउथ अफ्रीका की वो है कैसी? बड़ी अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छी, शानदार, जानदार, कमाल की टीम है। बिल्कुल, मतलब वो टीम वो है जो कि टॉप टीम्स में हमेशा रही है। टॉप 3 में मैं उसको हमेशा शामिल करता हूं कि भाई ये टीम कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी कर सकती है और अच्छी खासी खतरनाक। फोन लाइंस अगर हमारी ऑन कर देंगे तो हमारे नाज़रीन हमसे बात कर सकेंगे। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि फ़ोन लाइंस ऑन कर दी जाए और लोगों का तबसरा ले लीजिए, और हमारे गेस्ट जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करने के लिए जो हमारे इंतजाम हो रहे हैं बहुत, वो प्लीज़ करवा ली जाए, एक्सपेडाइट कराएं, फाइल के नीचे पहिए लगाएं। अच्छा गेस्ट हमारे साथ हैं भाई, हमारी टीम ने कहा भाई साथ है पहिए हुए फाइल के नीचे। हमारे साथ राय अजलान साहब मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और फॉर्मर हेड ऑफ डिजिटल भी रहे हैं पीसीबी के, और बड़े करीब से इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटिंग के मामलात को देखा है। अस्सलाम वालेकुम राय अजलान साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आप दोनों का? बिल्कुल ठीक है, हाल तो ठीक है। फिलहाल मैच से पहले का हाल अलग होता है, मैच के बाद का हाल अलग होता है ना। आप बताइए आपका क्या हाल है, मैच से पहले का अहवाल आपके दिल का क्या है, क्या आपके जहन में चल रहा है? वो क्या था कि पहले तो हाले दिल पे हंसी आ जाती थी, अब किसी बात पे नहीं आती। माजरत चाहूँगा, मुझे शेर याद नहीं रहते, जो याद रह जाए वो फिर शेर नहीं रहते। मैं सुना देता हूँ आपको। गालिब का शेर है, वो कहते हैं कि जी आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ये है भाई, यही सिचुएशन है। तो बस हाले दिल पे हंसी आती थी, अब नहीं आ रही। बिल्कुल यही सिचुएशन। बिल्कुल। अच्छा, क्या बताएं, क्या देखिए पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हम बात कर रहे थे, देव बीन चोकर्स, और लेकिन इस मरतबा वो 400 रन बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस मरतबा वो कोई चोकिंग करेंगे। पाकिस्तान ऑन दी अदर एंड हैज़ ऑलवेज बीन अनप्रेडिक्टेबल, और क्या वो कोई अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखा पाएंगे? आपका क्या ख्याल है? देखें, चोकर्स का टैग जो उन पर है वो पोस्ट 99 लगा है, उससे पहले 98 में ये चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे, उस वक्त इस टूर्नामेंट का कुछ और नाम हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे अगर आज के मैच में हम उम्मीद करें कि वो चोक कर जाएं, ये उनको कोई नुकसान हो जाएगा, तो चोक करने का मतलब ये होता है कि वो एक डिसाइसिव सिचुएशन में जाके चोक करें, इन अ नॉकआउट स्टेज और समथिंग लाइक दैट। सो मेरे ख्याल में तो बड़ी हद तक थ्रू हो चुके हैं सेमीफाइनल के लिए, तो उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारे लिए ये डू एंड डाई सिचुएशन है। इससे पहले कभी हम वर्ल्ड कप में 4 मैच लगातार नहीं हारे, और जिस तरह हम लोगों ने बयानात दिए हुए हैं कि हम यहाँ तारीख़ रकम करने हैं, तो खुदा न ख्वास्ता ये तारीख़ रकम ना हो जाए आज। सो वो एक डर है पाकिस्तान की टीम का। मुझे जो थोड़ा सा एक कह लें कि इख्तलाफ है कि हमें इस चीज़ पर बड़ा फ़ख्र होता है कि हम एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर आपने किसी शख्स को नौकरी पे रखना है, तो आप किसी ऐसे शख्स को नौकरी पे नहीं रखेंगे कि जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जो कभी भी गुस्से में आ जाए, कभी बिल्कुल ही गिर जाए, कभी उसका कुछ पता ना चले वो क्या कर रहा है। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। दिस इज़ नॉट 1990s के आप अनप्रेडिक्टेबल हैं और इस टैग के साथ आप कभी भी कुछ भी कर जाएंगे। टीमें जब कंसिस्टेंटली अच्छा खेलती हुई आती हैं, वो परफॉर्म करती हैं। हमें बड़ा फ़ख्र था इस बात पे कि हम नंबर 1 बने, वो जिस तरीके से भी बने, बायलैटरल सीरीज़ के बुली बन के बने, लेकिन कंसिस्टेंटली हम अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे। और अब पिछले 3 माह से या 2 माह से हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो हमारे साथ बुरा हो रहा है। सो वो इट इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं। हमने 345 चेज़ कर लिया और उसके बाद हम लगातार 3 मैच फ़ख्र करने की बात नहीं है। अच्छा, फ़ख्र करने की बात से याद आया, फ़ख्र जो है वो वापस आ गए हैं। फ़ख्र हो सकता है आज टीम में खेले इमामुल हक की जगह, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, सैयद अली असगर साहब हमारे साथ झेलम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप दोनों? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बताइए जी, क्या आपके जज्बात हैं? अच्छा सर, मेरा कहने का ये बात है कि जो कल्चर है ना लाइकिंग और डिसलाइकिंग का टीम में, वो खत्म करना पड़ेगा। बाबर आजम ने लाइकिंग और डिसलाइकिंग के कल्चर को देखते हुए अपनी टीम को तबाह कर दिया हुआ है। हसन अली का क्या तुक था लेके जाने को? हसन अली का जो नए लड़के हैं जो क्रिकेट यहाँ पे डोमेस्टिकली खेलते हैं, उनको चांस दें ताकि टीम थोड़ी ऊपर जाए। होगा क्या, जब अगर खुदा न खास्ता ये हार के वापस आते हैं तो ये दोबारा से पीछे चले जाएंगे। सरफराज को कैप्टन ले आएंगे, सरफराज को कोई लाने का कैप्टन नहीं, आपको नया लड़का ढूंढना पड़ेगा कोई। शादाब को लेके आए हैं, शादाब को भी पर्सन लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर उसको खिलाते जा रहे हैं बस। तो ये पर्सन लाइकिंग और डिसलाइकिंग का कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा, ये टीम आगे नहीं जा सकती। आपके सामने
फोर मोस्ट पैरामाउंट जो एग्जाम्पल है वो इंडिया की है। अच्छा, अगर पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं रखेंगे तो फिर बाद में फड्डे नहीं होंगे? नहीं फड्डे क्यों होंगे? आप देखें ना, मेरिट पे लेके चलेंगे। आप एक बंदे को इतनी पावर देंगे तो उसने तो तबाही करना है। फिर अब बाबर को उन्होंने बहुत ज्यादा पावर दी हुई है। अच्छा, बाबर के पास कौन सी पावर? चल नहीं, वो एज ए कैप्टन वो कह रहे हैं ना कि एज ए कैप्टन जो है वो एज ए कैप्टन वो सिलेक्शन में सारी वो उसकी होता है कि वो स्कीन होती है कि ये भाई इसको खिलाएं इसको ना खिलाएं, ये नजर आ रहा है हमें। चलिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है उसके हवाले से आपके खदशात हैं। बिल्कुल राय साहब बताइए, बाबर को हमने ज़्यादा वो कर दिया है, एम्पावर कर दिया है और लाइकिंग डिसलाइकिंग ज़्यादा हो गई है। देखिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली इन साहब ने बहुत अच्छी बात की कि लाइकिंग डिसलाइकिंग का बड़ा फैक्टर होता है। उसका असर ये होता है कि आप ऑब्जेक्टिवली फिर चीज़ों को नहीं देखते। इस वर्ल्ड कप में अगर हमारे किसी फास्ट बॉलर ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है जिसमें लगा कि ये कुछ करेगा, वो हसन अली रहा है। सो एक लाइकिंग डिसलाइकिंग का फैक्टर है कि हम हसन अली को क्यों लेके गए हैं। पिछले मैच में भी हसन अली का बॉल रिवर्स होना शुरू हुआ था। पहले मैचेस में हसन अली शाहीन अफरीदी से ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे थे। इवेंचुअली शाहीन अफरीदी गॉट सम विकेट्स, लेकिन इस टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली कोई अच्छा बॉलिंग अगर किसी फास्ट बॉलर ने हमारी तरफ से किया है तो वो हसन अली ने किया है। प्लस एक एक्सपीरियंस का फैक्टर है। बट जैसा आई एग्री कि लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो इस टीम की सिलेक्शन में नज़र आई है। कई ऐसी चीज़ें थी कि, लेकिन फिर बात वो आ जाती है कि आपके पास टैलेंट पूल है कहाँ। आप जो बात कर रहे हैं कि जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, अब डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर मैं एग्जांपल अभी रिसेंट दे दूं तो कायरम ट्रॉफी में 700-700 रन बने हैं, 600-600 रन बने हैं। तो वो फास्ट बॉलर्स नहीं खाए हैं। हाँ। तो इसका मतलब है कि बॉलर्स नहीं है रिदम में, या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट उतनी कंपेटिटिव नहीं हो रही कि जो फास्ट बॉलर्स को या बॉलर्स को उतना चांस दे के वो भी उसमें हिस्सा ले सके। इतनी फ्लैट बनाई है कि बैट्समैन जो है उसको बस खेलने में मजा आ रहा है, वो खेले जा रहा है। ये भी एक इनिंग मुल्तान की, एक इनिंग में 4 बैट्समैन ने 100 किया है। मुल्तान की तरफ से एक ही इनिंग में 4 खिलाड़ियों ने 100 किया है। सो ये चल रहा है। हाँ, बाकी शादाब खान की बात है तो बाबर पर हमने कुछ ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है। मुझे ये लग रहा है कि मुझे अफसोस होता है बाबर के ऊपर। देखें, ये बात तो तय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया के टॉप बहुत बेहतरीन बैट्समैनों में वो शामिल है। सारी दुनिया इसका इकरार करती है। हम अचानक से जो है वो अगर कहें कि नहीं जी वो अच्छा नहीं खेल रहा तो अलग बात है, वो उसकी फॉर्म इस वक्त नहीं लगी हुई है, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया ये मानती है। लेकिन अगर टीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही तो बाबर क्या करेगा? मतलब अगर शाहीन अफरीदी विकेट नहीं ले रहा तो इसमें बाबर का क्या कसूर है यार? अच्छा, बाबर आजम अगेन जैसे आपने बात शुरू में कह दी कि ही इज़ अ ब्रिलियंट बैट्समैन, उस पर तो कोई बात ही नहीं की जा सकती ना कि ही इज़ अ ब्रिलियंट बैट्समैन, उस पर तो तनकीद नहीं है। हाँ, उसकी कैप्टेंसी पे तनकीद है जो कि बड़ी हद तक जायज़ भी है। ये जो बहस है कि ये बड़ी नाजायज़ तनकीद हो रही है, ट्रोल नहीं करना चाहिए, किसी को हरास नहीं करना चाहिए, वो गलत है। लेकिन जो जायज़ तनकीद है वो है। शाहीन अफरीदी अगर पिट रहा है तो आप उसकी फील्डिंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, उसको कोई मशवरा दे सकते हैं। मसला जहाँ आ रहा है बाबर आजम की कप्तानी में वो ये है कि वो बस कि यार खुद से ही कुछ ना कुछ हो जाए, मुझे ना करना पड़े। जैसे उसामा मीर को पहले मैच में स्कोर जब लगा है वो इस वजह से लगा है कि उसको फील्डिंग ठीक नहीं मिली। जैसे उसमें उसामा मीर की भी गलती है कि उसको फील्डिंग ठीक मांगनी चाहिए थी, लेकिन क्या कप्तान को उस वक्त नहीं देखना चाहिए था कि अच्छा मैं थोड़ा फील्डिंग चेंज कर लूँ। जिस मैच में बॉल रिवर्स होना शुरू हुआ उसने फास्ट बॉलर हटा के स्पिनर्स लगा दिए। और मतलब बात यह है कि यही बाबर आजम अपनी टर्म्स डिक्टेट करके इस टीम को लेके गए, अपनी टर्म्स डिक्टेट करके उन्होंने जब टीम सिलेक्ट की और हम उस वक्त कह रहे थे कितना पावरफुल एम्पावर्ड कैप्टन है। सो नहीं तो ये तो मेरे ख्याल में अब क्रिकेट के बोर्ड ने उस पर डाल दिया है कि ये बलि का बकरा बनाओ इसको, मुझे तो ये लग रहा है। वो जो अकेला बाबर आजम कैसे, मतलब बाकी सब बंदे बन गए, बाकी सारी चीजें ये करें और टीम वहाँ पे जो लेके गया वो बाबर लेके गया है सारा। जीतते तो सब क्रेडिट ले लेते। देखें, वो जो कम्युनिकेशन कल गई है वो मेरी नाकिस राय में या मेरी हकीर राय में वो इतनी वो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट नहीं होनी चाहिए थी। वो बेसिकली ऐसे ही फील हुआ है कि आखिरी पैराग्राफ को पढ़ के कि बाबर आजम एंड इंजमामुल हक दे माइट नॉट हैव अ वेरी गुड फ्यूचर मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर दिस टूर्नामेंट। लेकिन ये कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट नहीं होनी चाहिए थी। अभी आपकी कैंपेन चल रही है, अगर सारे मैचेस जीत जाते हैं, अब हमारे कितने मैच रह गए हैं? 4 मैच रह गए हैं, ये एक सेमीफाइनल फाइनल, अगर लगातार 6 मैच जीत जाते हैं विच माइट बी अ मिरेकल, बट तो फिर क्या हम अपनी ये कम्युनिकेशन वापस लेंगे? सो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मेरे ख्याल में वो कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए थी। बट यस, बाबर आजम की कप्तानी में मसले हैं। बाबर आजम, लेकिन ये कह देना कि बाबर आजम पे तनकीद बहुत अनोखी होती है, अनटचेबल कोई भी नहीं होता तारीख में, इससे ज्यादा बुरी तनकीद हुई है कप्तानों का, होती है। वो कैप्टन होने की वजह से कप्तानों के पे भी अच्छी खासी हो रही है। मतलब आप देखें शाहीन पे हो रही है, रिजवान पे होती है। रिजवान पे खैर वो कम होती है क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल एक खिलाड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी खासी कंसिस्टेंट रहती है, लेकिन जो कोई बहुत ही ऐसा वो ना कर जाए कि
हाँ, लेकिन शिफा जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ना कि बाबर आजम के साथ ज्यादती हो रही है, बहुत बेजा तनकीद हो रही है, तो खुदा मैं नहीं चाहूँगा खुदा न खास्ता ऐसा हो हमारे कप्तानों के घरों के बाहर पथराव हुआ है। सो अगर हम ये कहें कि जी बड़ी बेजा तनकीद हो रही है और पहली सीन कोई मिसाल नहीं मिलती, वो गलत है। हाँ। अच्छा, इनामुल्लाह जो है वो हमारे साथ मौजूद है, रहीम यार खान से इनामुल्लाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इनामुल्लाह साहब, सॉरी आपको जरा इंतजार कराया, हम भी जज्बात की लौ में बहते हुए कमेंट्री करते गए। बताएं जी, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है ना तो साउथ अफ्रीका को चेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो प्रेशर में चेज नहीं कर पाते। अगर एक दो विकेटें उनकी पहले में ही अगर गिर जाती है ना तो वो फिर पिछले मैच में भी यही हुआ था, उनकी एक दो विकेटें गिर गई थी, फिर उसके बाद देखे ना वो हाँ वो चेज नहीं कर पा रही। चले जैसे हुए हैं साउथ अफ्रीका के वो चेज नहीं कर पाती। चले ये इस पर भी हम राय अजलान की राय ले लेते हैं किसी। वाजिद साहब मुल्तान से भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वाजिद भाई, क्या करना चाहिए आज बताएं। हाँ जी, एक तो पहले सबसे मेरा ये एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के कप्तानों से भी, आइंदा तक भी, और मीडिया से भी कि पहले हमें पाकिस्तानी हमें पहले जीतेंगे, एक तो ये अल्फाज छोड़ दें। अच्छा ठीक है, सही है। हाँ, दूसरे पाकिस्तानी टीम का एक तो ये पहले से ही ड्रेसिंग रूम में बैठ के अपना वो करके आते हैं कि ये जाहिद बॉलर अच्छा है, बकर बॉलर अच्छा है, इसके 10-10 ओवर तो वैसे ही जाया कर देते हैं रोक रोक के। फिर 40 ओवरों में 50 रन बना के बाबर आजम आ जाता है और प्लेयर आ जाते हैं, सारा टाइम जाया करके आखिरी ओवर में मारेंगे, या तो आखिरी ओवर आते नहीं है। हाँ। आ जाए तो प्लेयर नहीं होते। हाँ। फिर भी कुछ हो जाए तो इनसे खेला नहीं जाता। तब करें क्या, वापस बुला लें टीम को, वापस बुला लें तो अच्छा, हमें परेशानी शर्मिंदगी तो नहीं होगी, हमारा खून तो नहीं जलेगा। नहीं अच्छा, राय की तरफ लेकर चलते हैं। राय इन्होंने कहा कि जो खड़े रह जाते हैं। कॉलर्स और बहुत सारे आ रहे हैं, एक और अफजल मलिक साहब से बात कर लेते हैं, फिर जाते हैं राय अजलान की तरफ। जी अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। अफजल साहब से बात करते हैं। अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर फरमाइए, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? मैं कुछ सजेशन देना चाह रहा हूँ। दे दें। ये हमारी जो टीम है इसके सारे काबिल प्लेयर हैं, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कप्तानी सिलेक्ट करते हुए, कैप्टन सिलेक्ट करते हुए हम देखते नहीं है कि कौन सीनियर है। अब सीनियर जो है उसको कैप्टन आप सिलेक्ट करें। अभी आप पिछली मिसालें देख लें, ये जैसे ये एक बट साहब थे, शुएब मलिक थे, जितने ये यंगस्टर्स आए हैं उनको स्ट्रेट वे कैप्टन बना दिया गया है। ठीक है, सीनियर कैप्टन होना चाहिए, सही है। चले डन ठीक है ओके। जी राय अजलान साहब, ये बताएं, वो जो कॉलर ने कहा था ना कि जो रह जाते हैं या तो उस वक्त ओवर खत्म हो जाता है या फिर उस वक्त खिलाड़ी कोई नहीं रहता, ये हमारे टेल एंडर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है भाई? मतलब अगर तो 11 की टीम में है तो हर बंदे को कम से कम इतना तो हो कि वो खड़ा रहे और एक रन ही बना ले, छक्के चौके नहीं मार सकते तो वो एक रन से भी जाते हैं, सिफर पे आउट होते हैं सारे। आखिरी 5 खिलाड़ी हमारे सिफर पे आउट होने वाले हैं सारे। देखें, अगर हम बाकी टीमों के साथ मौजना करें तो वाकई उनकी जो टेल है वो प्रॉपर वैक करती है और वो स्कोर करते हुए आते हैं। लेकिन पिछले मैच में अगर आप देखें तो दे आर नॉट टेल एंडर्स, दे लाइक लोअर मिडल ऑर्डर काइंड ऑफ बैटर्स। शादाब खान और इफ्तिखार दोनों ने बड़ा हाई एक्सेलरेशन के ऊपर 40 रन स्कोर किए थे, तो उसने हमें एक अच्छे डिसेंट टोटल तक पहुंचाया था। बट येस, वनडे टूर्नामेंट्स, वनडे मैचेस में ये होता है कि आप मिडल ओवर्स में ही मैच जीतते हैं या हारते हैं। मिडल ओवर्स में हम इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल गए थे उस मैच के दौरान कि हमारे लिए फिर बाद में रिकवर करना, अगर ये 40 रन ना होते तो शायद हमारा स्कोर 202 रन होता या 200 रन होता। बाबर आजम का 74 था ऑन 90 ऑड बॉल्स। वो हम उस वक्त तो बड़ा कहते थे, इसने बड़ा ग्रिड शो किया है अगेंस्ट देयर स्पिन बॉलिंग, लेकिन आपको उस वक्त थोड़ा सा स्कोर, लेकिन बाकी दूसरी तरफ लोग आउट हो रहे थे, वो क्या करता बेचारा, रोकता ही ना। नहीं, जिस वक्त तो बैटिंग करने आए थे उस वक्त तो आउट नहीं ना हो रहे थे, आउट तो बाद में होने शुरू हुए थे। बट यस ठीक है, वो आपकी एक है कि ठीक है, लेकिन ये कि आपने मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिर हर बार पे चौका मारना शुरू करें, स्ट्राइक तो रोटेट करें ना। लाइक 74 रन ऑन 92 बॉल्स डजंट ऐड अप। स्ट्राइक रोटेशन बड़ी जरूरी है। हाँ। और बाकी जो सवाल था कि हम अच्छा कैप्टनसी की जो बात हो रही है, देखिए सीनियर कैप्टन होना चाहिए, ये बात लोग कह रहे हैं कि भाई अब शुएब मलिक होता तो मे भी शायद जो है वो हो जाता। अच्छा ठीक है, शुएब मलिक की फिटनेस लेवल
बहुत अच्छी। जी बोले बोले। देखिए, सीनियरिटी इज़ नॉट द क्राइटेरिया कि वो अच्छा कप्तान भी होगा, एंड ना ही ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया है कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है तो वो बहुत अच्छा कप्तान होगा। हमने एग्जांपल्स देखी हैं, लाइक सचिन तेंदुलकर, उससे बड़ा बैट्समैन कोई नहीं, लेकिन वो इतने अच्छे कप्तान नहीं थे। ब्रायन लारा के केस में हम कह सकते हैं कि उनको टीम उतनी अच्छी नहीं मिली, बट अगेन वो भी कोई इतने कामयाब कप्तान नहीं थे। बाबर आजम बहुत अच्छे बैट्समैन है लेकिन अच्छे कप्तान नहीं हैं। उनकी शायद तनकीद ये थी कि हमने बहुत यंग एज में शुएब मलिक को कप्तान बना दिया था। आप इसको इस तरह से कह लें कि बॉब वुलमर की वसीयत थी कि इसके आइडियाज़ बहुत फ्रेश होते हैं, सो आपकी अगर आइंदा मूविंग फॉरवर्ड अपने कप्तान बनाने हैं तो इसको जहन में रखा जाए। तो उस वक्त जब यूनुस खान ने रिफ्यूज़ कर दिया था टू बिकम अ कैप्टन फॉर वट एवर रीजन, तो उस वक्त शुएब मलिक को कप्तान बनाया गया था 2007 में। बिल्कुल। अच्छा, आप देखो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया कैप्टन्स को प्रिपेयर करता है, मतलब स्टीव वॉ, फिर गिलक्रिस्ट, ये मतलब एक के बाद एक आते रहे और प्रिपेयर होते रहे, वाइस कैप्टन के तौर पे खेलते रहे। रिकी पॉन्टिंग ले लें उनका, या माइकल क्लार्क ले लें, फिर उसके बाद ये अपना वॉटसन आ गया, तो ये अभी स्टीव स्मिथ आ गया, अब वो कमिंस तो अब है, लेकिन मतलब उससे पहले उनकी एक हिस्ट्री रही है कि वो एक एक करके प्रिपेयर करते रहे हैं। फिर जो वाइस कैप्टन होता था वो प्रिपेयर होता था और फिर उसके बाद वो कैप्टन बनता था। हम वो प्रिपरेशन नहीं करते, हम फौरन बना देते हैं। देखें, ऑस्ट्रेलिया के केस में तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट कैप्टन होता है वो प्रॉब्ली उनके प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा फेमस होता है। आई थिंक उनके प्राइम मिनिस्टर का ही कॉल है। यही वजह थी कि स्टीव स्मिथ पे बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा था, या जो टिम पेन के SMS स्कैंडल जब आया था, तो यही बात हो रही थी कि ये उनके स्टैचर से बहुत नीचे की हरकत थी जो उन्होंने कर दी है। तो यस, ऐसे स्टैचर के खिलाड़ी को फिर पहले से प्रिपेयर किया जाता है। यू हैव एन आई ऑन देम एंड देन यू प्रिपेयर देम। लाइक जब टेलर कप्तान बने थे बॉर्डर के बाद, और जब टेलर जाने वाले थे तो स्टीव वॉ तैयार हो चुके थे। स्टीव वॉ के अंडर रिकी पॉन्टिंग एंड देन क्लार्क एंड देन मूविंग फॉर स्टीव स्मिथ के बाद एक फेज़ आया था, बिकॉज वो एक अचानक से उनकी कप्तानी जानी पड़ी थी सैंड पेपर स्कैंडल की वजह से, तो उनके पास टाइम नहीं था कि नहीं था, बल्कि वो कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही सैक हो गए थे ना एक तरह से। तो हमारे यहाँ तो एक टाइम वो भी रहा है कि हमने जस्ट टू अवॉइड ग्रुपिंग या इनसिक्योरिटीज़ हमने कोई डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन भी नहीं रखा। एक ऐसा टाइम भी रहा है। ये 2020 में कह लें या पोस्ट 2015 ऐसा रिवाज दोबारा से शुरू हुआ था कि एक डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन होता था, लेकिन तब भी ये था कि जो हमारा डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन है उसकी टीम में जगह नहीं होती थी, प्लेइंग 11 में वो नहीं खेलता था। अभी भी रिसेंट एग्जांपल्स भी हैं, लाइक रिजवान हमारे डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन है रेड बॉल क्रिकेट के, लेकिन वो टेस्ट मैचेस रिसेंटली नहीं खेले हैं। शान मसूद वाइस कैप्टन डिक्लेयर हुए थे लेकिन उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। सो तैयारी तो फिर इसी तरह से होगी ना, जब एक कंसिस्टेंट प्लान होगा। सो बाबर आजम वॉज वाइस कैप्टन फॉर 1 ईयर और 1 साल बाद उनको ऑल फॉर्मेट कप्तान बना दिया गया था। हाँ, which is a bit too early। चलें जी। सैफुर रहमान साहब हैं हवेलिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं सर। मेरा तो यही है, पाकिस्तान टीम के कप्तान के लिए मशवरा है कि देखें, अगर कोई टीम की बैटिंग जो है वो मुसलसल फलाप हो रही हो, कोई नया कर रहे हैं, एक ही लाइन पे सब खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है। जो पहले मैच से हम शुरू से ओपनर लेकर जा रहे हैं वही खेल रहे हैं। कोई बैटिंग आर्डर में चेंज कर रहे हैं, इस तरह हो कि कम से कम कोई ऑडिटर ऊपर लेके आए ताकि हमारी टीम जो है ना जल्दी से स्कोर बना। सही है। अच्छा, आज फखर या इमाम में से किसको खिलाना चाहिए? देखिए, फखर को बहुत आउट ऑफ फॉर्म है। इमाम का ये है कि उसको ये कहें कि आप खेलें, लेकिन ये ना स्ट्राइक रेट आपका 115-20 होना चाहिए। 60 या 70 का स्ट्राइक रेट टेस्ट मैच में चल सकता है, वनडे में नहीं चलता। चलें, गुड, थैंक यू। अच्छा, मतीन हैदर साहब हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ा डिफरेंट तरह बात करूंगा। जी। मैं ये कहता हूँ कि जी हमारे जितने कोचेज़ हैं, जो फॉरेन कोचेज़ लिए जाते हैं, हमारे अपने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ज़हीर अब्बास से लेके मियां दाद तक, आप देखें इनको क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाता? सर वो महंगी चीज ज़्यादा अच्छी लगती है ना, ये हमारे लिए सस्ते हो गए होंगे। बाहर की ब्रांडेड चीजें अच्छी और क्या, बाहर का जिस पे गोरे का ठप्पा लगा होना चाहिए। पहले तो ये होना चाहिए कि आपका जो PCB का चेयरमैन है वो क्रिकेटर होना चाहिए। ठीक है। नॉन क्रिकेटर बंदा, जैसे आपके प्रोग्राम का डायरेक्टर जो होता है वो सारा कुछ मीडिया पढ़ के आया होता है, तो PCB का चेयरमैन को क्यों नहीं क्रिकेटर रखा जाता? सर नजम सेठी भी तो थे। हाँ सर, मैं तो अलग लाई हूँ,
मैं अलग लाई हूँ, पता है, मैं तो कहती हूँ अब पीसीबी का जो चेयरमैन है वो भी बाहर से आप कर दें, उसको भी बाहर आप ऑस्ट्रेलिया से ले लें, कोई गोरा ले आए भाई, अगर पाकिस्तानियों से ये काम भी नहीं होता। इसको पीसीबी के आइन को चेंज करना चाहिए, सारे क्रिकेटर्स को यहाँ पे इंडल्ज करें, उनको रिक्रूट करें, इवन एक एचआर जितने भी मीडिया के जो लोग हैं वो भी आपके। सर पता है मसला क्या है, अभी आपने कहा मैनेजमेंट कमेटी, तो मैनेजमेंट वालों को चाहिए होती है मैनेजमेंट, हो सकता है क्रिकेटर को मैनेजमेंट ना आती हो, क्रिकेट अलग है मैनेजमेंट अलग है। जो आप क्रिकेट टीम उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे ना जी, उन ऊपर से लेके टॉप से लेके नीचे तक पता होगा कि कौन सा लड़का खिलाने वाला है, कौन सा नहीं खिलाने वाला। इस तरह अगर हम आप किसी को भी मुर्द इल्जाम कर रहे हैं कि किसी बाबर आजम ठीक नहीं खेल रहा है या कोई भी ठीक नहीं खेल रहा है, ये गलत है। आपको ऊपर से चेंज होना चाहिए, तब नीचे जाके चेंज आएगी। थैंक यू जी। रायजान साहब, आखिरी हमारे पास मिनट है, हम आपसे पूछना चाहेंगे भाई, आज पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अगर टॉस जीतते हैं तो क्या करना चाहिए, टॉस हारते हैं तो क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए, वो तो सबसे पहले। और हारते हैं तो फिर साउथ अफ्रीका की सुने, अगर टॉस हार जाएंगे तो फिर उनकी सुने, अगर जीत जाते हैं तो फिर अपनी करें। आई थिंक चूंकि विकेट एक्सपेक्टेड यही है कि स्लो होगा, लेटर ऑन टर्न मिलेगा, तो अगर हम पहले बैटिंग करते हैं और एक अच्छा टारगेट सेट कर लेते हैं तो सेकंड टाइम हम अगर ड्यू फैक्टर उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट चेन्नई का मौसम, सो अगर ड्यू फैक्टर उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है और स्पिन में आपको मिलती है, देन यू कैन यूटिलाइज दैट। अदरवाइज़ यही है कि आप पहले बॉलिंग करें और उनके 10 आउट करने पे जाएं, बिकॉज जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है ये मुश्किल होगा कि उनके 10 आउट होंगे, लेकिन अगर हम उनके 10 आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो नहीं होते भाई, तो फिर आप ये बॉलर्स की फॉर्म जिस तरह चल रही है ना, आप ये देखिएगा ना कि उससे फिर हमारा कॉन्फिडेंस किस हद तक बूस्ट होता है। अभी तो ये भी खैर सवाल चल रहा है कि हसन अली की जगह एक और स्पिनर खिलाना है या उसको एक फास्ट बॉलर से रिप्लेस करना है। अबरार को बिठाया हुआ है, अबरार को बाहर बिठाया हुआ है, अबरार खेल नहीं सकते, वो तो ट्रैवल है। बहुत शुक्रिया आपका रायजान साहब, करे और रायजान बहुत शुक्रिया। क्या होता है 1:30 बजे तक का इंतजार है जी, 1:30 बजे क्या होता है ये जरा पता चलेगा नाज़रीन। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बैतुल मक़दस या फ़लस्तीन ये वो जगह है जो कि तीनों इब्राहिमी रिलीजन्स, तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम है। मुसलमानों का ये क़िबला अव्वल है, उसके बाद जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए भी बड़ी अहम जगह है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हज़रत मरियम थी वो वहीं पर मौजूद थी, और यहूदियों की भी वो दीवार गरिया जो है वो वहीं पर मौजूद है, जिस पर हमने देखा है वीडियोज़ में कि वहाँ पर अपनी इबादत कर रहे होते हैं। अब हमारे लिए मुसलमानों के लिए इसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हमारी जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे हमारी तारीख़ी जो एसोसिएशन है इस जगह के साथ। और इस पर बात करने के लिए मौजूद है जनाब अदनान रशीद साहब जो कि हिस्टोरियन है और हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो तीनों का अगर अलग अलग हम ब्रेक डाउन कर लें और तीनों के हवाले से आप हमें बता सकें कि मुसलमानों के लिए, यहूदियों के लिए और मसीह बिरादरी के लिए ये कैसे कैसे और किस किस दौर में ये जगह जो है वो रेलेवेंट होती गई और कैसे कैसे इसकी अहमियत जो है ये हासिल होती रही उनके लिए। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस अहम मौजू पे बात करूं। यहूदियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उनकी निस्बत जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम से है, और अगर देखा जाए तो कुरान में भी इसका जिक्र है कि यहाँ पर पहले जो लोग आबाद थे वो किसी और कौम के थे, उनको कनान के लोग कहा जाता था या कैनानाइट्स बाइबल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो बनु इसराइल का इस इलाके में आना हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, उनके दौर के फ़ौरन बाद। उससे पहले बनु इसराइल जो लोग थे वो आबाद थे मिस्र में और फ़िरौन की ग़ुलामी में थे। 400 साल तक तकरीबन उन्होंने फ़िरौन की ग़ुलामी में गुजारे, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया ताकि वो उनको आज़ाद करवाएं। और कुरान के वाक़यात से हमें मालूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो फ़िरौन के सामने के और अपना मौक़िफ़ पेश किया और उसको दीन की तबलीग की, उसको दीन की दावत दी, उसको अल्लाह की तरफ बुलाया, जबकि वो ये दावा करता था कि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही रब हूँ, मेरी ही इबादत की जाए। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मौजज़ात दिखाए और उसने इनकार किया। फिर बनु इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके नरगे से छुड़ाकर इस इलाके की तरफ लाया जिसको आज हम फ़लस्तीन कहते हैं। और फिर यहाँ पर जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी थे हज़रत यूशा इब्न नून,
उन्होंने इस इलाके को बनु इसराइल के लिए फतह किया, यहाँ की जो लोकल अक़वाम थी उनसे। उस टाइम के बाद यहाँ पर बनु इसराइल की जो शाखें थी, 12 कबाइल जो थे, उन्होंने यहाँ पर हुकूमत कायम की। और इस हुकूमत का जो ज़ोर कायम हुआ, यानी ताकतवर हुई ये हुकूमत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में, तकरीबन 1000 कबल मसीह का जो है वो लगभग जो वक्त जो है वो उलमा और मौरखीन जो हैं वो इस दौर की तरफ जो है ना उनको वो समझते हैं कि ये तकरीबन 1000 कबल मसीह का वक्त था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई और हज़रत सुलेमान ने भी बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर हुकूमत की। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस शहर में, जिसको आज यरूशलेम कहा जाता है या अल-कुद्स कहा जाता है, इस शहर को अपना कैपिटल बनाया, अपना दारुल खिलाफा बनाया। और यहाँ पर उन्होंने हैकल सुलेमानी यानी टेम्पल बनाया, जिसको हम मस्जिद अल अक्सा कहते हैं, यानी उसको आम जुबान में हैकल सुलेमानी कहा जाता है और अंग्रेज़ी ज़ुबान में द टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता है। और जो बनु इसराइल के लोग हैं, जिनको हम आज यहूदियों की हैसियत से जानते हैं, उनका जो एक किबला व काबा जो है वो कायम किया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बहुत बड़ा एक जो है वो एक हैकल बनाया या बिल्डिंग बनाई, और इसी को हम मस्जिद अल अक्सा की हैसियत से जानते हैं, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारे नबी थे, उनका जिक्र है कुरान में, तो हमारी भी मुसलमानों की हैसियत उनके साथ निस्बत है। हज़रत सुलेमान की वफ़ात के बाद यहाँ पर बनु इसराइल जो है वो आपस में इख्तलाफ का शिकार हुए और 2 हुकूमतें बन गईं, एक शुमाल की तरफ जिसका नाम इसराइल रखा गया और एक जुनूब की तरफ जिसका नाम जो है वो जूदिया रखा गया। और शुमाल में तकरीबन 10 कबाइल जो थे उनका कब्ज़ा था और जूदिया में तकरीबन 2 कबाइल की हुकूमत थी। तो सन 721 या 23 के लगभग एक और बहुत बड़ी ताकत थी, इलाकाई ताकत, जिसका नाम था असीरिया। असीरियंस ने इस इलाके पर हमला करके जो वो जो 10 कबीले थे शुमाल में आबाद, उनको सबको उठा लिया, अगवा कर लिया और जला वतन कर दिया। वो 10 कबीले जो हैं वो तारीख से तकरीबन गायब हो गए, उनका कोई नामो निशान नहीं रहा, तारीख में उनका कोई जिक्र नहीं मिलता। इस जला वतनी के बाद हमें उनका कोई खास जिक्र नहीं मिलता। फिर रह गए 2 कबीले जो आज भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, दुनिया में मौजूद हैं। इन 2 कबीलों ने ये जो जुनूब में हुकूमत थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम था, वहाँ से हुकूमत की। और फिर सन 587 कबल मसीह के लगभग जो है एक और इराकी बादशाह, बाबुल के बादशाह बुख्त नसर ने जो है वो हमला किया फ़लस्तीन के इलाके पर। और ये जो बकिया बनु इसराइल की आबादी थी, बाकी मानदा बनु इसराइल के जो कबाइल थे, 2 बच गए थे, उनको भी जला वतन करके इराक के इलाके में ले गया ये बादशाह और उनको वहाँ आबाद कर दिया। और हैकल सुलेमानी जो था उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसको गिरा दिया, उसको मसमार कर दिया। तो अब यहाँ पर जो जिसको हम जूइश टेम्पल के नाम से जानते हैं या हैकल सुलेमानी या मस्जिद अल अक्सा की बिल्डिंग थी, वो गिरा दी गई और तमाम की तमाम बनु इसराइल की जो इबादत थी वो इराक पहुँच गई, उनको जला वतन कर दिया गया। फिर तकरीबन 537 कबल मसीह के लगभग एक बादशाहत तब्दील हुई और एक और हुकूमत कायम हुई। और उस बादशाहत में एक बादशाह था जिसका नाम था साइरस। उसने फिर बनु इसराइल के लोगों को और उलमा को वापस आने की इजाज़त दी और इन लोगों ने वापस आकर दोबारा टेम्पल ऑफ सोलोमन या हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर किया। और जो किताबें, जो सहीफ़े बनु इसराइल के गुम हो चुके थे जंगो जदाल की वजह से, इन हालात की वजह से, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनको दोबारा लिखवाया, जिनका जिक्र कुरान में भी है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो बनु इसराइल के एक नबी थे, उन्होंने इन सहीफ़ों को दोबारा लिखवाया। तो ये जो आज हमें तौरात के कुछ सहीफ़े या जो बाकी मानदा तौरात की जो हालत है, जो भी जिस हालत में भी तौरात बची है, वो हमें उन्हीं सहीफ़ों से मिलती है जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लिखवाए बेबीलोनियन एक्साइल के बाद, जिसको हम कहते हैं बाबुल की जिला वतनी। उसके बाद ये सहीफ़े दोबारा लिखे गए। तो इसके बाद बनु इसराइल के लोगों की यहाँ पर हुकूमत रही, बहुत सारे बादशाह आए, उन्होंने हुकूमत की, बहुत सारे नबी आए, उन्होंने यहाँ पर इस्लाम का पैगाम बनु इसराइल तक पहुँचाया, जिसका जिक्र कुरान में भी आया कि अल्लाह ने बहुत सारे नबी भेजे बनु इसराइल की तरफ और ये कौम जो है बहुत सरकश रही, बहुत सारे अम्बिया को कत्ल किया और उनकी बात नहीं मानी, लेकिन नबी आते रहे।
हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए और इस दौर में रोम की हुकूमत कायम हो चुकी थी। जूदिया जो है वो एक रोमन प्रोविंस था, एक रोमन आउटपोस्ट थी, और इस पर जो है इनडायरेक्टली रोम की हुकूमत थी। रोम ने अपना एक कठपुतली बादशाह बिठाया हुआ था जो खुद एक यहूदी था, और यहाँ के लोगों को, जो जूदिया के रहने वाले लोग थे, उनको यहूदी कहा जाने लगा। उसकी वजह ये थी कि जूदिया जो है वो एक रोमन प्रोविंस बन गया और जूदिया के रहने वालों को जू कहा जाने लगा, और जू से ही ये लफ्ज़ यहूदी जो है ये जो है मुतारिफ कराया गया, और इसी लफ्ज़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो इनको याद किया, इस कौम को याद किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में दो कम से कम अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं इस कौम के लिए, एक बनु इसराइल और एक यहूदी। ये दोनों लफ्ज़ जो हैं इस्तेमाल हुए हैं कुरान में इनकी तरफ। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब आना हुआ तो इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार कर दिया, उनको नहीं माना, बल्कि उनको कत्ल करने की कोशिश की और ये दावा भी किया कि हमने उनको कत्ल कर दिया। लेकिन हमें जैसा कि कुरान में बताया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया गया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक क़यामत की निशानी बना दी और उनको वापस भेजा जाएगा जिस्मानी तौर पे, जबकि वो वापस आकर कुछ बहुत सारे काम करेंगे जो उनके ज़िम्मे हैं, और वो अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के पैरोकार होंगे और एक मुसलमान लीडर की हैसियत से वापस तशरीफ़ लाएंगे, जैसा कि हदीसों में जिक्र आया। अब हज़रत ईसा के आने के बाद भी कुछ लोगों ने उन पर ईमान लाया और उनके मज़हब को, उनके दीन को जो है वो अपनाया, और बाद में उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी आई। तो ये लोग बाद में मसीही कहलाए, और हज़रत ईसा की निस्बत से यरूशलेम का शहर या अल-कुद्स का शहर जो है वो उनके लिए भी मुक़द्दस ठहरा, इसी निस्बत से, हज़रत ईसा की निस्बत से, क्योंकि हज़रत ईसा भी इसी शहर में मसरूफ़ थे, यहीं पर उनका काम जो है वो जारी और सारी था और यहीं से उनको उठाया गया था। तो इस वजह से ईसाई लोग, मसीही लोग जो हैं वो इस शहर को मुक़द्दस मानते हैं, और बल्कि ये भी मानते हैं कि इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह सूली दी गई और उन्हें कत्ल किया गया, और उसके बाद इसी शहर में उनको दफनाया गया, और इसी शहर से वो 3 दिन बाद जो है वो उठे, यानी मौत के बाद दोबारा जिंदगी उनको मिली और वो उठे। ये अकीदा है मसीहियों का, और इस सारे रेज़रेक्शन जी, इसी वजह से, इसी निस्बत से मसीही इस शहर को मुकद्दस मानते हैं। अब आया मुसलमानों का दौर, बाद में मुसलमान आए, यानी ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है जिसको मैं शॉर्ट करके, मुख्तसर करके बयान कर रहा हूँ। तो जब मुसलमानों का टाइम आया तो मुसलमानों को कुरान में ये बताया गया कि ये जो हैकल सुलेमानी था यही मस्जिद अल अक्सा थी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मोजज़े के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में से उठाया रातों रात और इस शहर का सफ़र करवाया। ये वाक़या सूरह इसरा सूरत नंबर 17 कुरान की, उसमें बयान किया है, जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ है कि जिसने अपने जो बंदे को एक ही रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा की सैर करवाई ताकि उसे अपनी निशानियाँ दिखाई जा सकें, जिसको हम इसरा वल मिराज का वाक़या कहते हैं। इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर मौजज़ा यानी एक मौजज़े की हैसियत से उनको उठाया गया जिस्मानी तौर पर, और रातों रात उनको मस्जिदुल अक्सा लाया गया, और मस्जिदुल अक्सा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई। तमाम अंबिया को अल्लाह ने एक मौजज़े के ज़रिए इकट्ठा किया और उन्होंने अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उनकी इमामत में नमाज पढ़ी, और फिर वहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों से होते हुए जो है वो अल्लाह के करीब लाया गया, और वहाँ पर उनकी जो है यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कलाम हुए। ये हदीसों में वाक़यात मौजूद हैं, सही हदीस में, और इस वाक़े की तरफ इशारा कुरान में भी है, जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो अल्लाह के नबी का मस्जिदुल अक्सा में आना और यहाँ पर अंबिया को नमाज पढ़ाना जो है, यहाँ से साबित हो गया कि मस्जिदुल अक्सा को अल्लाह ने इस्लाम में एक बहुत अहम जो है वो जगह बना दिया। इस्लाम में ये एक मुकद्दस तरीन जगह है जिसकी इज्जत और आबरू मुसलमानों के हाथ में। ये तो
को हमने डिस्कस कर लिया इंडिविजुअली कि तीनों के लिए क्या अहमियत है, ये तो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो गई। अच्छा, अब एक और चीज़ की तरफ मैं आना चाहूँगा, वो ये कि फ्यूचर जो है वो इस जगह का इस्लामी जो हमारी तालीमात है वो हमें क्या बताती है कि इस जगह पर फ्यूचर में क्या होना है, क्योंकि यहूदी वहाँ पर अपना कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान वहाँ पर रेजिस्ट कर रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया कि इस जगह पर होना क्या है और ये क़यामत की निशानियाँ जो हैं वो क्या होंगी? क्या ये इलाका जो है वो यहूदियों के ज़ेर तसल्लुत चला जाएगा या मुसलमान वहाँ से उठेंगे और उसको उनके पास ही रहेगा? देखिए, यहाँ पर जो हमें कुरान में इशारे मिलते हैं और अगर हम बाइबल का भी बगौर जो है जायज़ा लें तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि कहानी यहीं शुरू हुई थी और यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे बहुत सारे अंबिया जो बनु इसराइल के तशरीफ़ लाए, उन्होंने बनु इसराइल को पेशन गोइयाँ जो है उनके सामने की कि अरब से एक नबी आने वाले हैं और वो नबी जो हैं वो तमाम दुनिया के लिए रोशनी लेकर आएंगे। और इसका जिक्र आपको मिलेगा अशिया की किताब में। अशिया एक नबी थे बनु इसराइल के जिनको अशिया कहा गया या आयजाया, अंग्रेजी ज़ुबान में आयजाया कहा गया। अगर आप आयजाया की किताब उठाएं तो बाब नंबर 42 में एक नबी की पेशन गोई है जो बहुत ताकतवर होंगे और वो बुत परस्तों को जो है शर्मसार करेंगे और अपने दुश्मनों को ज़ेर कर लेंगे और अल्लाह के नबी होंगे, अल्लाह के रसूल होंगे और उनका कानून पूरी दुनिया में फैल जाएगा और उनका ताल्लुक जो है वो अरब के इलाके से होगा। 11 नंबर आयत में बाकायदा कैदार का जिक्र है। कैदार अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह के जो हैं वो जद्दे अमजद थे, तो ये जिक्र मिलता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इसका जिक्र किया कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जो तुम लोगों को वो बातें बताएंगे जो मैं बता नहीं सका, वो काम करेंगे जो मैं कर नहीं सका। तो मैं कुछ काम जो है वो अधूरे छोड़ के जा रहा हूँ, वो काम मुकम्मल करेंगे वो आने वाले नबी। तो ये सब जानने के बाद पता चला कि इसी शहर में, इसी खित्ते में बनु इसराइल को ये खबरें दी गई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भी ये खबर दी कि इन अंबिया ने मेरे बारे में जो है वो पेशन गोइयाँ की थी और मेरे जाने के बाद जो है इसी खित्ते में क़यामत जो है वो कायम होगी, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाएंगे, दमिश्क के शहर पर वो नाजिल होंगे जो वहाँ पर। जी जी बिल्कुल, आपको आ रही है आवाज़? आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा दमिश्क के शहर में एक मस्जिद के मीनारे के ऊपर, उसके करीब, और 2 फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाकायदा खुद उठाए हुए नीचे तशरीफ़ लाएंगे आसमानों से, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक पीले से रंग का जो है वो कपड़ा पहना होगा और उनके बालों से पानी टपक रहा होगा और वो उतरेंगे और मस्जिद में दाखिल होकर नमाज पढ़ेंगे मुसलमानों के साथ। ये वाक़यात हमें हदीस। और फिर वो तशरीफ़ लाएंगे यरूशलेम, जहाँ पर वो दज्जाल का कत्ल करेंगे, जहाँ पर वो दज्जाल को मारेंगे, जो एक क़यामत की निशानी होगा। दज्जाल एक शख्स होगा जो एक आंख वाला होगा, और उससे पहले ये इलाका यहूदियों के कब्जे में होगा। जी, कुछ इस तरह के इशारे मिलते हैं, कुछ इस तरह के इशारे हदीसों में। यानी जाहिर है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में तशरीफ़ लाएंगे तो वहाँ दज्जाल पहले से मौजूद होगा और उनका सुनते ही वो भागेगा। और फिर बाबुल लुद एक जगह है जो आज भी मौजूद है यरूशलेम में, उसके करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उसके साथ सामना होगा और वो हज़रत ईसा को देखकर पिघल जाएगा और मर जाएगा। तो इसी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस भेजा जा रहा है कि वो ये काम करें। हाँ जी, तो इससे यही इशारा मिलता है। बल्कि और भी हदीसें हैं कि यहाँ पर बाकायदा जंग होगी। जी, हमने इस जगह की हिस्टोरिकल जो सिग्निफिकेंस है वो भी समझी और थोड़ा सा हमने ये जानने की भी कोशिश की कि इस जगह पर आइंदा क्या होने जा रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर आएंगे और यहीं पर उनका दज्जाल से मुकाबला होगा। इसकी हिस्ट्री ज़ाहिर बहुत तवील है और हम मुख्तलिफ़ नशिस्तें इसके ऊपर करते रहेंगे। आज के लिए जो हमारा वक्त था इस सेगमेंट के लिए वो इतना ही था। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आपने हमें किया इस पूरी सूरत हाल से, और मज़ीद भी हम इस पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आते हैं तो नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से बात करेंगे कि मुसलमान इस फील्ड में क्यों पीछे रह गए, अपनी धाक क्यों नहीं जमा सके दुनिया में। एक वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। हामिद खान अल-मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, और इनका जो PhD का थीसिस है वो असल में इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि नैरेटिव बिल्डिंग पर है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, और आपने इतना वक्त निकाला कि आपने नैरेटिव बिल्डिंग में PhD की, लेकिन मुसलमानों ने नैरेटिव बिल्डिंग से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। हमारी किसी किस्म की कोई खबर, कोई बुनियादी जो ओपिनियन है, कोई व्यू है, वो कहीं दुनिया में नहीं माना जाता, ना ही कोई उसको सुनने का काबिल समझता है। हर तरफ वेस्टर्न मीडिया, या अगर हम देखें तो इंडियन मीडिया की सारी बातचीत और सारा नैरेटिव चलता है। मुस्लिम्स आर नोवेयर अदर देन अल जजीरा, एक जो चैनल है जो कतर ने खड़ा किया। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये एक बड़ी मैं समझता हूँ मुसलमानों की बदकिस्मती रही कि सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद से मुसलसल जो कॉलोनियल रियासतें थी और जो साम्राज्य था, चाहे वो बरतानिया हो या अमेरिका हो या उसके बाद का जो वेस्टर्न वर्ल्ड, उन्होंने हमेशा से एक खास अंदाज से बयानिया बनाया, यानी नैरेटिव बिल्ड किया, और उसके नतीजे में मुसलमान जो है वो मुसलसल अपने अंदरूनी मसाइल का शिकार रहा। और दूसरी बात ये कि बदकिस्मती से हमें उस अंदाज के, मैं कहूँगा कि हुक्मरान मुयस्सर नहीं आए जो तालीम और उस नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर काम करते, कि दुनिया जो है वो अब जो जंगें हैं वो शायद असले से और मिसाइलों से तो कम लड़ी जाएंगी, बल्कि वो बयानिया बनाकर, नैरेटिव और परसेप्शन बनाकर उसके ऊपर एक नजरिए की बुनियाद पर लड़ी जाएंगी, लोगों की राय आमा तब्दील करके लड़ी जाएंगी, और जो सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना है, उसके ऊपर सारी दुनिया में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने काम किया। और उसका आज आप नतीजा देखें कि एक ही जैसे हालात, एक तरफ से यूक्रेन और रशिया की जंग होती है, और उसके अंदर जो रशिया है उसको वाज़ेह तौर पर साबित कर दिया जाता है कि इसने कब्जा किया है मजलूम और अपने से छोटी ताकत के ऊपर हमला किया है, जिसके पास ना कैपेसिटी है लड़ने की। वही सूरत हाल जब गजा में इसराइल और फलस्तीनियों या हमास के साथ जंग की आती है, तो वहीं पर एक जैसी सूरत हाल के बावजूद नैरेटिव को, यानी बयानिए को उल्टा दिया जाता है, और इसराइल को जो नाम हमायत की जाती है कि ये अपने ऊपर होने वाले हमले का बदला ले रहा है। यही वो बुनियादी तौर पर वेस्टर्न मीडिया और मैं कहूँगा कि मगरबी ताकतों का कंट्रोल है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर वो जिस अंदाज में चाहते हैं, जिस मामले पर चाहते हैं, अपना जो बयानिया होता है उसको मजबूत करते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर जंगें लड़ते हैं, उसकी बुनियाद। अच्छा हामिद साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की कि वो ये कर रहे हैं, और जाहिर है उनका अपना नैरेटिव शेपिंग का एक मैकेनिज्म है, उन्होंने अपने वो टूल्स डेवलप कर लिए। हमारे पास हमें कोई हुक्मरान वैसा मुयस्सर ना आ सका। अब वो जो हुक्मरान थे, जो आपने बात की कि जी सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद, वो ज़्यादातर हुक्मरान तो वो थे जो कि वेस्ट ने ही इंस्टॉल किए हुए थे, और जब आप डिवाइडेड हो जाते हैं तो आपके पास पावर नहीं रहती। तो वो जो वेस्ट ने इंस्टॉल किए हुए हुक्मरान थे, वो कैसे ये काम करेंगे? उनके अंदर तो वो विल ही नहीं होगी, ना उनकी ये प्रायोरिटी होगी, वो तो अपनी हुकूमत बचाने और अपने पावर के चक्कर में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने अवैस, लेकिन मैं इसको क्यों बदकिस्मती कहता हूँ? मैं इसको बदकिस्मती इसलिए कहता हूँ कि मुसलमानों ने 40-50 साल बाद OIC जैसा प्लेटफॉर्म बनाया, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसकी बुनियाद ये थी कि मुसलमान अपना जो खोया हुआ मुकाम है वो दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदरूनी खलिशात, मुसलमानों के अंदर ममालिक के बादशाहों या हुक्मरानों की अपनी रस्साकशी, अपने इक़्तिदार को मजबूत करना, जहाँ पर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को जिम्मेदार करार देते हैं, वहाँ पर हमें ये देखना होगा कि खुद हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और अपनी आवाम को किस तरह अंधेरे में रखा गया। और एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ, जब मैं एक PhD का कर रहा था तो हमने एक पूरी स्टडी की कि किस अंदाज में पूरी दुनिया को इराक की जंग में कीमियाई हथियारों के नाम के ऊपर बेवकूफ बनाया गया, और खुद बाद में उसका एतराफ भी किया। खुद बाद में उसका एतराफ रिचर्ड आर्मिटेज ने भी किया, रमजान आमफ्रीड ने भी किया, टोनी ब्लेयर ने भी किया, और इसीलिए पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग थे, जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने भी बाद में इराक के हक में और इन सब के मुजाहिरे किए, और इन सब के ऊपर जंगी जराइम में मुकदमा चलाने की बातें की गई।
आज भी सूरत हाल वही है। आज जरूरत इस अमर की है, जैसे आपने अल जजीरा का नाम लिया, टर्की के चैनल ए न्यूज है, TRT है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मुसलमानों का बयानिया है वो भी दिखाया जाए, लेकिन चूंकि मुसलमानों के अपने वसाइल और दूसरी बात ये कि दुनिया के ऊपर जो मीडिया का बिलअमूम कब्जा है, जो ओवरऑल कंट्रोल्ड मीडिया है, वो तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड से चल रहा है। इसका वाहिद हल यही निकलता है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े मुसलमान मुमालिक। अच्छा आमिर साहब, इसमें एक और चीज भी, अब एक और इसका एंगल है। एक वो मुस्लिम ममालिक हैं हामिद साहब, एक वो मुस्लिम ममालिक हैं जिनके अंग्रेजी चैनल्स हैं, यानी कि अल जजीरा है, TRT है, और बहुत हद तक रशिया भी जो है RT, वो भी मुसलमानों का, या जो राइट एक तरह से हम जिसको कहेंगे ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, वो उस बयानिए को फर्दर करता है। पाकिस्तान बीइंग द न्यूक्लियर पावर, प्रोबेबली द ओनली न्यूक्लियर पावर जिसको हम कहेंगे कि इतनी एटमी ताकत मुसलमान दुनिया की, हमारा जो 30-35 चैनल्स का मीडिया है जो कि है तो उर्दू में, अब उसने क्या कंट्रीब्यूट किया दुनिया में मुसलमानों का, या अपना कश्मीर का ही हम इशू अगर देख लें, आज के यौम सियाह भी हम मना रहे हैं, कश्मीर का इशू देख लें, फ़लस्तीन का इशू देख लें, हमारे मीडिया ने कोई इम्पैक्ट दुनिया में क्रिएट किया? कोई ऐसी चीज़ आपको लगता हो जो हमारे मीडिया ने की हो या जो कर सकते हो? हम क्यों इतने नाकाम हो गए? 30-35 चैनल्स की यहाँ पर भी तो बड़ी एक वाइब्रेंट किस्म की मीडिया है, लेकिन वो लगता है बड़ा इनवर्ड लुकिंग है, हमारे डोमेस्टिक मसले ही नहीं खत्म होते, हम दुनिया को क्या सिखाएंगे? बहुत बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने शिफा। देखिए, इसके अंदर दो बड़ी अहम बातें। एक तो ये कि हमारा मीडिया जो है वो कमर्शियलाइजेशन का शिकार रहा। दुनिया का कोई भी न्यूज चैनल प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर न्यूज चैनल्स आर अ प्रॉफिटेबल वेंचर एंड अ बिजनेस वेंचर फॉर देम। बाकी दुनिया में सब्सिडाइज्ड होते हैं न्यूज चैनल विद द गवर्नमेंट सपोर्ट और विद देयर इंटरनल सपोर्ट, कि उनको दूसरे चैनल सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो उनके लिए कमर्शियलाइजेशन नहीं क्रिएट कर सके। मैं इसको बदकिस्मती भी कहता हूँ, मैं इसको कौमी जुर्म भी कहता हूँ कि जो कश्मीर जैसा मसला है जिसके ऊपर मैं पूरी दुनिया में चीखता हूँ, शायद पाकिस्तानी चैनल जो है वो उसके ऊपर उस तरह काम नहीं करते, क्योंकि उससे उनको उसका रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता। और एक और चीज है जिसको हमें बड़ा तसल्ली से समझना होगा, वो ये कि बहरहाल उर्दू जुबान के साथ साथ हमारे यहाँ जरूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे कि इंग्लिश जुबान के चैनल को हर सूरत उनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो और खुद गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। अदरवाइज आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान जैसा दुनिया का इस्लामी ममालिक का एक ताकतवर मुल्क और उसका अपना एक नैरेटिव का चैनल ना होना जो है, जो अच्छे लेवल पे हो, ये बड़ी बदकिस्मती है। क्योंकि आप बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बिल्कुल। अच्छा, फाइनली मैं इस चीज़ की तरफ आना चाहूँगा। एक तो है मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा। कल हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे सोशल मीडिया की पाबंदियों पर, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी जो पैलेस्टीनियन नैरेटिव है वो कर रहे हैं सेंसर। तो क्या सोशल मीडिया के नेटवर्क भी हम बनाने से कासिर हैं? क्योंकि चले एक इंटरनेशनल लेवल का टेलीविजन चैनल बनाना और उसके ऊपर कंटेंट लाना, ये एक जरा ज़्यादा उसके ऊपर एफर्ट चाहिए होता है। सोशल मीडिया तो अब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वैसे दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगेन सोशल मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया एक आसान प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सोशल मीडिया आपकी इंटरनेशनल रीच में आपकी रेवेन्यू जनरेशन क्रिएट करता है। तो इसके ऊपर सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक ये अवेयरनेस और एक ये इम्पोर्टेंट। ये दो चीजें लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताने की जरूरत है। और अगेन मैं ये कहूंगा कि फलस्तीन जैसे मसाइल हों या कश्मीर जैसा मसला हो या बोस्निया, शाम, अफगानिस्तान, इराक, खुद पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसके ऊपर लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताने की जरूरत है कि आप इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें। और सोशल मीडिया पर आपको इसका रियलिटी की शक्ल में भी आपको इम्पैक्ट आएगा। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर लोगों को ये बताने की जरूरत है कि कौमी जिम्मेदारी है। इट इज योर नेशनल ड्यूटी एज ए इस्लामिक कंट्री एंड अ मुस्लिम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हामिद खान अल-मशरिकी के साथ मौजूद थे और नैरेटिव शेपिंग मुसलमान या जो मुसलमान ममालिक हैं वो किस तरीके से उसमें नाकाम हुए, उस पर बात हो रही थी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नवाज शरीफ साहब की वापसी और पीपल्स पार्टी की नाराज़गी, ये दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। और क्या ऐसा हो रहा है कि ये जो दोनों मिलकर हुकूमत चला रहे थे 16 महीने की, अब इलेक्शन के आने से पहले ये दोनों अपने असली रंग पर आ गए हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आपको ज़ाती तौर पर बतौर एक ज़ीरक सियासतदान क्या लग रहा है, किस किस्म का माहौल बन रहा है? क्योंकि माहौल में पिछले चंद दिनों में बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। एक तरफ शेख रशीद साहब का अगर हम देखें, वो उनका इंटरव्यू आया कि मैं माफ़ी कराऊंगा, आम माफ़ी का मिशन लेकर मैं बाहर आया हूँ चिल्ले से। दूसरी तरफ हमने देखा तो कल फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो रहनुमा हैं, असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने बाकायदा उनके पीछे नमाज भी अदा की। अच्छा, फिर इसके अलावा पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ है जो कि ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ऐसी और भी बड़ी जमातें हैं, जमात इस्लामी ये कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो क्या माहौल आने वाले 1-2 महीनों में इलेक्शन से पहले आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? शुक्रिया। गुजारिश है कि इलेक्शन के करीब ऑब्वियसली बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के सामने होती हैं और फिर वो अपनी कारकर्दगी भी बताती हैं और फिर दूसरे पे क्रिटिसिज्म भी करती हैं। ये तो इलेक्शन का माहौल रहता है। अब जो भी इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन में देख लें, इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन कैंपेन में जो सूरत रहती है। बहरहाल आपके साथी ने कहा कि पीपल्स पार्टी नाराज़ है। हम नाराज़ कतई नहीं है मियाँ साहब से इस बात पे कि वो वापस क्यों आए हैं। मियाँ साहब बड़े समझदार पॉलिटिशियन हैं और उनमें लचक भी खासी है कि 99 में अक्टूबर में मुशर्रफ ने उनको पैकअप करवाया तो दिसंबर 2000 में वो बाहर चले गए, मामला तय करके बाहर चले गए। फिर 2007 में मामला तय करके वापस भी आ गए, जबकि ये एक उनकी डील थी कि 10 साल में पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। फिर उसकी कंट्रोवर्सी चल भी, कहीं उन्होंने कहा 5 साल और कहीं 10 साल। और फिर आप देखें कि अभी उनको डिस्क्वालिफिकेशन होगी, कन्विक्शन होगी, तो फिर अभी वो 2019 में बाहर चले गए। फिर मामला तय करके बाहर चले गए और जिस पे सर पिटा गया इमरान खान भी, और उसकी अपनी जो मेडिकल टीम थी उनकी भी यही सिफारिशात थी कि ये बहुत सीरियस बीमार हैं। और अभी फिर मियाँ साहब वापस आ गए और कोर्ट से उनको रिलीफ भी मिल गई है। जब 2007 में वापस आए और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी तो फिर उन्होंने अपील फाइल की 2009 में, और वो 2009 में टाइम बार्ड अपील थी। जो कन्विक्शन थी उनकी हाईजैकिंग केस में, वो टाइम बार्ड अपील भी एक्सेप्ट हुई। अभी भी वो आए, एक मैटर जो कोर्ट के पास सब जुडिस ही नहीं था, क्योंकि उनकी अपील डिसमिस हो चुकी थी फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, लेकिन प्रोटेक्टिव बेल मिली और उसके बाद कल भी उनको रिलीफ मिल गया। तो मियाँ साहब और उनकी जमात वो अच्छे चीज़ें मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट उनकी ठीक नज़र आती है और वो बेनिफिट भी ले लेते हैं और रिलीफ भी ले लेते हैं, जिसमें तो आपके सामने ये ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। बहरहाल हमने तो खुशामदीद कहा था, मेरी इजाज़त है, जैसे आपने कहा पिछली मरतबा वो मामला तय करके गए थे और मामला तय करके आए हैं, क्योंकि तो अभी भी मामला तय करके ही आए हैं, आप ये कह रहे हैं। पीएमएलएन तो डिनाई करती है, ये लोग कहते हैं हमने कोई डील नहीं की है। देखें जी, उनके डिनाइल की बात नहीं है, उनके जो इक़दामात उनके हवाले से उठाए जा रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट्स के हवाले से, वो तो सामने है। तो उस पर उसका नतीजा तो अवाम नास अखज़ कर सकते हैं ना कि इस किस्म की रिलीफ इमरान खान को भी मिलती नहीं है, जिसके लिए अदालतें इंतज़ार करती थी कब वो अदालत में तशरीफ़ लाएँगे। मियाँ साहब के लिए भी अदालतें इंतज़ार करती हैं कि नॉर्मल कोर्ट टाइम 9 बजे होता है और DB 11 बजे लग जाती है, और इनके लिए 2:30 बजे फिक्स होता है, वो 4 बजे कोर्ट्स में आते हैं। तो इनको सहूलत तो मिलती है, इनको एक कॉमन आदमी की तो सहूलत नहीं मिलती इस किस्म की। बहरहाल वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, दोनों को फैसिलिटेशन तो होती है।
फैसिलिटेशन सर अलग चीज़ है। मतलब अगर हम इतना हतमी तौर पर कह रहे हैं कि इनको डीलें मिली हैं, दोनों के नाम आपने लिए, ज़ाहिर है दोनों को डीलें मिली हैं, लेकिन दोनों के खिलाफ भी तो फिर अदालतों से ही फैसले आए हैं। इमरान खान साहब ने जब वो नेशनल असेंबली तहलील कर दी थी तो उस दिन उनके फैसले के खिलाफ 10:30 बजे 11 बजे रात को अदालत खुली। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के भी अगर हम देखें तो उनके भी खिलाफ बड़े फैसले आए। पैनामा का फैसला उनके खिलाफ था, अपील शपील जो भी उन्होंने करनी थी वो की, लेकिन यह कि मतलब अदालत हक में भी फैसले देती है और अगेंस्ट भी देती है। तो हम कैसे सिर्फ पॉजिटिव फैसलों को ही देखते हैं, हम नेगेटिव फैसलों को क्यों नहीं कंसिडर करते? नहीं, बिल्कुल नेगेटिव फैसले भी आते रहे हैं, लेकिन उस वक्त के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थी उसके मुताबिक फैसले होते रहे। और आपको याद होगा गालबन आप भी, मेरा ख्याल है जिस दिन ये रेस्टोर हो रही थी, इमरान खान ने डिज़ोल्व की थी, आप भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। आई स्टिल रिकॉल, आई वाज देयर आल्सो। और आप ये देखें कि वो तो स्ट्रेट अवे ऐसा इकदाम उठाया डिप्टी स्पीकर ने, ऐसा इकदाम उठाया डिप्टी स्पीकर ने अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन था। और क्योंकि कानून में ये है कि जब नो कॉन्फिडेंस किसी सीएम और पीएम के खिलाफ मूव हो जाए तो उसके पास ये इख्तियार ही नहीं होता कि वो असेंबली डिज़ोल्व करें। और उनकी एडवाइस से जो प्रेसिडेंट साहब ने असेंबली डिज़ोल्व की थी वो भी गैर आईनी थी। तो रिलीफ तो मिलती हैं, रिलीफ नहीं कभी मिली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिली। 11-11 साल कैद भी भुगतनी पड़ी, फांसियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ी। और आज भी हमारा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मौजूद है, उस पर हम चाहते हैं कि उस पर वर्डिक्ट आए। और उस बेंच के जजेस ने भी कहा कि हम अंडर कंपल्शन थे, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को हमने फांसी दी। तो उस वक़्त भी हम समझते हैं कि कानून तो हर वक्त हर शख्स के लिए यकसा होना चाहिए ना। तो एक स्टेज पे आप बेनिफिट देते हैं, एक स्टेज पे आप स्क्रू अप कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को बेहतर तौर पे प्रेजेंट करते हैं, वो नुकसान भी उठाते हैं फिर वापस भी आते हैं। सो ही इज़ अ बेटर मैनेजर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आगे भी यही होने जा रहा है। ही विल गेट द बेनिफिट, ऐसा ही है। फिर हम असूलों पे जो है ना उस पर हम डटे रहते हैं, उस पर हम सौदा नहीं करते। हमारा जो असूल है पीपल्स पार्टी पे, उस पर कभी हमने उन असूलों से नाराफ़ नहीं किया। और ये दीगर जमातें हैं, एक स्टेज पे उनका एक असूल होता है, दूसरी स्टेज पे उनका दूसरा असूल होता है। लंदन से बैठ के कुछ बातें की, आज वो जब आए इधर लाहौर में मीनार पाकिस्तान में, तो मियाँ साहब का और मौक़िफ़ था, वो मौक़िफ़ नहीं था जो उनका मौक़िफ़ इंग्लैंड में था। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ पहले दिन होता है उस पर वो कायम रहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को नहीं ऑफ़र किया गया होगा कि तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क छोड़ के नहीं गए और वो अपनी आवाम के साथ रहे। और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा। अपने नए मौक़िफ़ के तहत नवाज शरीफ साहब आगे आने वाले इलेक्शन में कहाँ पहुँचेंगे? पीपल्स पार्टी उनका क्या मुकाबला कर पाएगी? वो तो नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म फिर इसका मतलब है बन ही गए ना, मतलब इट्स द राइटिंग ऑन द वॉल। वैसे आप पहले इसको प्रिज्यूम कर रहे हैं। बात यह है कि ये सारा डिपेंड तो करता है रिजल्ट्स पे, और अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो फिर तो मियाँ साहब अब हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये तो आने वाले इंतखाबात के रिजल्ट बताएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स चाहती भी यही है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, अगर इलेक्शन रिग्ड हुए जो 1990 में हुए थे, और अगर इलेक्शन 2013 के हुए जो आरओस के इलेक्शन थे, या वो इलेक्शन 2018 के हुए जहाँ पे सिस्टम भी बैठ जाता है, तो फिर उन नतायज को तो फिर अवाम नहीं मानती। ये क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को जानता है कि सिस्टम की कंटिन्यूटी तो ये कौन पार्टी की वजह से आज जमहूरी अमल पाकिस्तान में है। इंश्योर कौन कराएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन? इंश्योर मौजूदा ये हम समझते हैं कि जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करे। मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट्स की है, प्रोविंस में भी और वफाक में भी, कि ये उनकी आइनी जिम्मेदारी है कि अवाम को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मिलने चाहिए। और अभी तक की सूरत हाल को देखते हुए आपको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, दोनों जो आपने नाम लिए, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन? जिस किस्म का उनका कंडक्ट है, रवैया है टुवर्ड्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसीलिए तो मेरी क़यादत कहती है ना कि इवन प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वो तो नज़र नहीं आती। और हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, पीपल्स पार्टी अपने लिए, हम कहते हैं हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एनलिस्टेड है,
ये उसका आईनी कानूनी हक बनता है कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए फॉर इलेक्शन कैंपेन, फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो ये जिम्मेदारी आप सामने देख रहे, कॉमन आदमी से पूछ रहे कि आज आपने खुद कहा कि जी चीज़ों को सेटल हो गई हैं, तो जब तक आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लोगों का एतमाद बहाल नहीं होगा, नताइज तस्लीम नहीं किए जाएंगे, फिर अनरेस्ट रहेगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। तो पीपल्स पार्टी तो चाहती है, हमने 2018 में एक पॉजिटिव रोल मेरी क़यादत ने प्ले किया, वरना तो उस वक्त ही असेंबली में लोग जाने को तैयार नहीं थे। तो ये पीपल्स पार्टी को क्रेडिट तो जाता है कि हम समझते हैं कि सिस्टम की कंटिन्यूटी में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, वफाक की मजबूती इसी में है। सही है, सब लोग यही समझते हैं, बिल्कुल सब समझते, सब लोग यही है, लेकिन बरक्स होता है मामला जब हम देखते हैं हालात और वाक़यात और इलेक्शन के रिजल्ट्स। अब एक और इत्तेहाद एक तरीके से डेवलप हो रहा है जिसके हवाले से बात हो रही है कि जिसमें शायद APC तो नहीं, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो PTI की क़यादत मिल रही है, और इन दोनों ने एक तरीके से कल के एलामिया या कल जो बातचीत आई हुई है कि एक PDM की तर्ज का एक नया इत्तेहाद बनाने की कुछ बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये दोनों किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो PDM की सरबराही करते रहे और ये क्या दीगर जमातों को भी शामिल करेंगे इसमें? बड़ा आप लोगों का उनसे लिंक रहा है। मैं तो नहीं समझता कि जिस किस्म की गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इमरान खान करते रहे, या जिस तरह PTI JUI के बारे में बात करती रही, और जिस तरह मौलाना बात करते रहे मौलाना इमरान खान के मुकाबले में, तो पहले तो फिर ये तो एक दूसरे से तो माफ़ी तो मांगे, इतराफ़ तो करें हम गलत करते रहे। सर ज़रूरत इजाद की माँ है, सर ज़रूरत इजाद की माँ है, ऐसे ना कहें। शहबाज शरीफ साहब भी कहते थे मैं घसीटूंगा, फिर वो PDM में बैठ गए सारे इकट्ठे। तो बैठने को तो बैठ ही सकते हैं जब हालात इतने कशीदा हो। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया ना, फिर आसिफ अली जरदारी के बारे में उनके जो ख्यालात थे वो भी पब्लिक के सामने आए। अभी भी असद कैसर ने कहा हम तो ताज़ियत करने आए थे, लेकिन इसके बारे में अभी आप असद कैसर को यही होते हैं समझते हैं PTI का? नहीं, वो मैं समझता हूँ अभी इमरान खान की अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती है जी। उन्होंने कहा पख्तून के मुताबिक अली मोहम्मद खान तो हैं, हम पख्तून हैं, हमने पख्तून रवायत निभाई है। अच्छा, नहीं अली मोहम्मद खान बिल्कुल है। तो उन्होंने तो कहा कि हम सियासी गुफ्तगू करने नहीं आए थे। बहरहाल अगर ये हो जाए हमें तो कोई इतराज नहीं है। ये आपस में दो जमातें बैठ जाती हैं तो ठीक है, अवाम के पास जाएं कि कल एक बार एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू क्या कर रहे थे, आज क्या गुफ्तगू करके वो अवाम के पास जाएंगे। तो ये उनका अपना डिसीजन है, वो करें। पीपल्स पार्टी इस पर मोतरज नहीं है। सियासी जमातें इत्तेहाद बनाती भी हैं, इत्तेहाद नहीं भी होते। ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक। और ये इत्तेहाद नून के खिलाफ होगा, जो नून भी इसमें शामिल होगी। नाज़रीन, सियासत पे ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल सबसे बड़ा है कि अब ये कैसे होगा, क्योंकि मौलाना साहब तो नाराज है जरा। हाँ, बिल्कुल सही। ये इत्तेहाद जो बन रहा है, थैंक यू जी, हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, बात करते हैं कुछ PTV की। PTV को सुनना यह है कि करोड़ों का नुकसान होने जा रहा है, और एक यूट्यूबर हैं जी मुजम्मिल हुसैन साहब, जो कि MS तूरी के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान टेलीविजन को कानूनी नोटिस भिजवाया है, और PTV ने अपने चैनल पर इनकी कोई वीडियो अपलोड कर दी थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये अब इनसे PTV से कितना हर्जाना तलब कर रहे हैं, ये हम इन्हीं से जानेंगे। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है? कितना पुराना यूट्यूब चैनल है सर आपका? यूट्यूब चैनल तो पुराना है, वैसे नॉर्मली मैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। अच्छा। फेसबुक पे ज़्यादा ही एक्टिव रहता हूँ। ज़बरदस्त। तो अब ये वीडियो जो इस्तेमाल हुई आपकी PTV पर, वो कौन सी थी, किस हवाले से थी वो? ये वीडियो मैंने तकरीबन 4-5 साल पहले बनाई थी, जिसमें पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 35-36 लोकेशन थी ऑल ओवर पाकिस्तान की। मैंने क्लिप्स बनाए थे, इसको कंपाइल करके फिर मैंने अपलोड की थी। फेसबुक पे भी अपलोड की थी, यूट्यूब पे भी। तो 30 सितंबर को मैं वो जनरली PTV वर्ड मैंने लगाया, तो मेरी वीडियो चल रही थी उसके ऊपर। आपने तो बल्कि मेरे कज़न पहचान गया आपकी वीडियो चल रही है, तो फिर मैंने उसका क्लिप बना लिया। उसके बाद PTV को मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि आपकी मीटिंग करवाते हैं MD साहब से। कोई रिस्पांस नहीं किया। फिर मैंने अपने लॉयर हैं, दोस्त भी हैं मेरे, MMT वाना फर्म है उनकी, तो उनके थ्रू नोटिस उनको भेजा है अभी। अच्छा,
और नोटिस कितने का भेजा है आपने? 200 मिलियन का नोटिस भेजा ज़्यादा नहीं होती? नहीं ज़्यादा इसलिए नहीं है, देखें खसारे में को कम कर लें कुछ। मैं उनकी तर्जमान बन जाती हूँ थोड़ा पहले ही खसारे 200 मिलियन। देखें कॉपीराइट आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, एक एथिकली भी मीडिया में जो है ना किसी का कंटेंट इस्तेमाल करना क्राइम है, और क्रेडिट दें आप उसको, क्राइम है, उसको क्रेडिट दें, कम से कम उससे पूछ लें, कर्टेसी दे दें। बाकी चैनल वाले भी मेरा कंटेंट यूज़ करते रहें, क्रेडिट दे देते हैं या पूछ लेते हैं, तो एथिकली भी एक क्राइम है और कानूनन भी जुर्म है। तो लेट्स सी, उनको मैंने नोटिस भेजा है, हफ्ता गुजर गया कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने अपने लॉयर को कह दिया क्योंकि सुलह सफाई की कोशिश उधर से नहीं हुई। मैं वेट कर रहा था कि कोई रिस्पांस करें, कोई नेगोशिएट कर लेते हैं, लेकिन कोई उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया मुझसे। अच्छा, तो बेसिकली टेंशन नहीं है उनको, फिर इसका मतलब है कि कोई टेंशन नहीं है। हाँ, टेंशन नहीं है। सही है सर, इतना बड़ा इदारा है, 35 रुपये हमारे जाते हैं हर बिल में से, तो टेंशन तो नहीं होनी चाहिए उनको। लेकिन बेसिकली ये जो हमारे यहाँ पे कॉपीराइट के मामला हैं, हम सब जानते हैं कि होते हैं, लेकिन इसमें कितना एतमाल होता है कि जी ये गलती से हुआ, क्योंकि दानिस्ता कोई यूज़ करे तो वो एक अलग चीज़ होती है और गलती से यूज़ करना एक अलग चीज़ होती है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप किसी का कंटेंट चला रहे हैं, ज़ाहिर बात है पढ़े लिखे लोग ही सारे बैठे होते हैं, और आप एक सरकारी स्टेट ऑन चैनल है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपका कंटेंट चला रहा है, अब वो गलती से तो किसी चीज़ की किसी की वीडियो नहीं चला सकता। आप प्राइवेट चैनल में जब किसी दूसरे चैनल का कंटेंट चलाते हैं तो साथ कर्टेसी मेंशन करते हैं नीचे, तो अगर आप गलती से ये चला रहे हैं तो गलती से कुछ भी चला देंगे सरकारी टीवी चैनल पे, तो ये तो नाकाबिले माफ़ी है, ऐसा क्राइम है कि इस पर। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप यही है कि 3 दिन का मैंने रिमाइंडर नोटिस भेजा है, वैसी जो लॉयर है उसने केस तैयार कर रहा है, इंशाल्लाह विदिन 2 और 3 डेज़ अदालत में उसको हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे। अच्छा, तो लेट्स सी कि आगे फिर क्या तो ये जब केस होगा तो ये तो फिर 200 मिलियन तो बहुत सारे होते हैं। देखिए, तो हमने आपका मौक़िफ़ देखे दुनिया के सामने लेकर आए हैं, तो 200 मिलियन में से 200-250 तो बनते हैं। देखें, ऐसा तो होना चाहिए। वो तो जब से केस किए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा ऐसा रखना, मैं सोच रहा हूँ अपनी तनख्वाह में से लोगों को बांटूं, बाकी इससे ही हो जाएगा 200 मिलियन। लेकिन आपके वकील वैसे कहते क्या है, कितना इम्कान है इस केस के सॉल्व होने का, उस हतमी शक्ल तक पहुंचने का जहां जिस नतीजे तक आप जाना चाहते हैं, और क्या पेमेंट का भी वो, क्योंकि उन्होंने बताया होगा आपको कि इस किस्म की डिफेमेशन केसेस या ऐसे कोई जो होता है। एक्चुअली जो आपका ऑर्डिनेंस है 1962 का कॉपीराइट का, उसकी जो सेक्शन 57 और 57A को अगर आप पढ़ें तो इट्स अ बिग क्राइम। मतलब किसी भी आप सोशल मीडिया को उठा के देख लें, वहाँ तो आप किसी का कंटेंट यूज़ करें, फेसबुक, यूट्यूब, आपके पास कॉपीराइट मैनेजर होता है, विद इन अ सेकंड्स आप उसके चैनल को डाउन कर सकते हैं, उनको। अब लॉ की बात की जाए, पूरी दुनिया में आप किसी भी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया आपका कंटेंट चलाए तो फ़ौरन से उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। पाकिस्तान में भी कानून तो मौजूद है, अब देखते हैं किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है, और बड़ा स्ट्रिक्ट कानून है मतलब कॉपीराइट का, और डेफिनेटली उन्होंने चीज़ चलाई है, मेरे पास उसका प्रूफ मौजूद है, ओरिजिनल कंटेंट मेरे पास है और रॉ फाइल मेरे पास है। तो अब अदालतों में मुनासिर है कि वो उसको तो माफ़ी तलाफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, माफ़ी अपना पीटीए पाकिस्तान का इदारा है, अपना इदारा है, चलो माफ़ी उस सूरत में हो सकती है वो कांटेक्ट करते, कोई उसका मुझे पे करते या कोई दरमियानी सूरत हाल निकालते। उन्होंने जवाब देना गवारा नहीं समझा, इट्स ऐसी के माइट इज़ राइट, उनकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हम कानूनी रास्ता देखते हैं कि कानून उनको किस तरह डील करता है अभी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुज़म्मिल हुसैन साहब। कॉपीराइट के मामला हैं जी, बड़े सख्त मामला हैं, हमेशा देखा करें अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाता है। और ये वो शख्स है जिसके पास अब आपके 35 रुपए जा रहे हैं हर महीने में, अब बिल में 1000 रुपए आया करेंगे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं मुज़म्मिल भाई। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे